हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पार्ट। पिछली वीडियो में आपने मार्जिनल कॉस्टिंग और ब्रेक इवन एनालिसिस का पार्ट देखा था। अब देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बहुत सारे पार्ट है, अराउंड 8 to 9 पेज कवर हो जाएंगे। तो अब आपको मैं अगर पहले ही बताने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं सीधा आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले स्टैंडर्ड आएगा, फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट, फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आएगा। इसके बाद धीरे धीरे करके आपके एलिमेंट आते जाएंगे। तो सबसे पहले बोल रहा है कि स्टैंडर्ड का मतलब क्या है। अगर देखिए आप हिंदी में देखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, प्रमाप या एक मानक जो कि आपने पहले से ही सेट कर रखा है, जो कि आपको अचीव करना है। ठीक है, ये बोल सकते हैं। कोई ऑब्जेक्टिव हो गया जो कि आप पाना चाहते हो और जो पाने लायक भी है, जो पाना चाहते हो और जो पाने लायक है। देखिए दोनों में फ़र्क होता है, एक तो होता है डिजायर्ड और एक होता है अटेनेबल। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे तो डिजायर्ड अटेनेबल का मतलब क्या हो गया, डिजायर्ड मतलब क्या हो गया, जो आप पाना चाहते हो। अटेनेबल मतलब क्या हो गया, जो आपका एक्सपेक्टेड है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आपको पता है कि जैसे मैंने बोला कि मुझे ऑडी कार चाहिए, एक डिज़ायर है, लेकिन उसके लिए मेरे पास मनी रिसोर्स भी होना चाहिए और मेरी इच्छा भी होनी चाहिए कि मेरे पास मनी भी पड़ी है और मेरी इच्छा भी है। तब जाके आपको पता है कि जैसे आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा, डिमांड बनती है। तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊँ तो एक आपने देखा होगा एथलीट है जो 100 मीटर की रेस करता है। तो उसके कोच को पता है, उसने उसके साथ क्या है, उसकी परफॉर्मेंस देखी हुई है। यानी जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसने काम किया, अब वो नेशनल लेवल पे 100 मीटर की रेस कर रहा है। तो उसको पता है कि उसने क्या क्या टारगेट पहले से अचीव किए हुए हैं। किसको, कोच को भी पता है और एथलीट को भी पता है। उसके हिसाब से कोच को पता है कि उसने, उसके पास कितना पावर है, कितनी एनर्जी रहती है, कितना वो फैटिक हो जाता है जल्दी। तो कोच को पता है, कोच ने उस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाई हुई है, रिसर्च की हुई है। या पर्टिकुलर मान के चलो कि दूसरे कॉम्पिटिटर का भी सर्वे किया हुआ है। सर्वे मतलब दूसरे कॉम्पिटिटर की भी टेक्निक देखी हुई है। ये हो गया, ताकि वो अपने जो एथलीट है, जो उसका एक तरीके से स्टूडेंट है, उसकी परफॉर्मेंस को एनहांस कर सके। तो पहले से एक स्टैंडर्ड सेट कर देता है। बोलता है कि आप नेशनल पहली बार खेल रहे हो, मान के चलिए कि हमने आपकी परफॉर्मेंस देखी है, लेकिन अब आपको टॉप 3 में आना है। ठीक है, मैं गोल्ड तो नहीं बोल रहा, लेकिन आपको टॉप 3 में आना है। ठीक है, तो गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज कुछ भी मिल जाए। तो आपको क्या करना है, जो टारगेट है, हमने बोला कि ब्रॉन्ज जो पिछली बार आ चुका था वो 11 क्या बोल सकते हैं कि 11 सेकंड में 100 मीटर का पार्ट आया था। लेकिन अब आपको क्या करना है कि इसको 10.50 में अचीव करना है, क्योंकि बाकी परफॉर्मर भी अच्छे हैं। तो क्या पता आप सिल्वर भी अचीव कर लो, क्या पता गोल्ड भी अचीव कर लो। तो उस हिसाब से आपका काम कराया गया, तो पहले से ही स्टैंडर्ड तय कर लिया गया। अब एक्चुअल जब रेस का दिन आया तो सामने वाले ने क्या करा, 11.50 सेकंड ले लिए। तो इसका मतलब कितना वेरिएशन हो गया, 1 सेकंड का वेरिएशन हो गया, और वो भी एडवर्स। कहने का मतलब ज़्यादा टाइम ले लिया। तो जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया उससे एक्चुअल ज़्यादा टाइम ले लिया, तो उस केस में जो भी वेरिएंस आया वो कोच उसको गलती बताएगा बाद में, ताकि आगे जो भी कंपटीशन होंगे उसमें वो ये गलती ना करे, और उसको इंटरनेशनल लेवल भी खेलना है ताकि वो उस पर खेल सके। तो वैसे ही यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या बता रखा है कि एक डिजायर्ड अटेनेबल ऑब्जेक्टिव है, ऐसा ऑब्जेक्टिव जो पाने लायक हो। ये नहीं कि हम बोले कि 6 सेकंड में आपको 100 मीटर दौड़ना है, ये तो उसेन बोल्ट भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक डिजायर्ड अटेनेबल ऑब्जेक्टिव या अटेनेबल एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, एक्सपेक्टेड गोल, या एक मॉडल जो कि पहले से ही सेट किया गया है। वैसे हम बिजनेस की बात करेंगे तो बिजनेस में भी एक पहले से स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि हमें इस क्वालिटी का मटेरियल या इतना क्वांटिटी मटेरियल क्या करना है, कंज्यूम करना है प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें इस टाइप की लेबर चाहिए, तो लेबर जो काम करेगा इतने ओवर काम करेगा, तो हमने पहले से ही सेट कर दिया। तो यहाँ पे हमें पता है कि उसकी पर्टिकुलर कॉस्ट क्या लगेगी, किसकी, लेबर की कॉस्ट क्या लगेगी। हमें स्किल्ड लेबर चाहिए, अनस्किल्ड चाहिए, सेमी स्किल्ड चाहिए, वो हमने पहले से सेट कर दिया। और वो कितना कितना ओवर काम करेंगे वो हमने पहले से स्टैंडर्ड एक पर्टिकुलर रिसर्च के बेसिस पे, साइंटिफिकली बेसिस पे सेट किया याद रखना। ठीक है, तो स्टैंडर्ड तो आपको पता चल गया, लेकिन अब आ गया स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले से ही सेट की गई कॉस्ट, प्री डिटर्मिंड एस्टिमेट कॉस्ट, जो कि एक सिंगल यूनिट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए चाहिए होती है। या आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ यूनिट जो भी एक साल के दौरान आपको मैन्युफैक्चर करनी है, क्योंकि आपको पता है कि आपको फ्यूचर में मैन्युफैक्चर करनी है। तो आप बोल सकते हो कि स्टैंडर्ड कॉस्ट एक प्री डिटर्मिंड कॉस्ट है, जिसको आप आइडियल कॉस्ट भी बोल सकते हैं। आइडियल नहीं बोल रहा, आइडियल। आइडियल मतलब जो आप सामने वाला आपके लिए आइडियल होता है ना। आइडियल मतलब क्या होता है, जिसको आप फॉलो करते हो। तो आइडियल मतलब एक अच्छी कॉस्ट जो कि आप चाहते हो कि यही एक्चुअल कॉस्ट में तब्दील हो, कन्वर्ट हो, यही एक्चुअल कॉस्ट में क्या हो, कन्वर्ट हो। तो एक प्री डिटर्मिन कॉस्ट, एक आइडियल कॉस्ट, या एक फ्यूचर कॉस्ट जो कि कॉस्ट कंट्रोल के लिए यूज़ हो रही है। आपको पता है कि एक्चुअल में कॉस्ट अगर ज़्यादा आ गई तो क्या गैप रहा, क्या डिफरेंस रहा, और क्या वेरिएंस रहा, वो देख रहे हो। ठीक है, यानी एक तरीके से क्या डेविएशन रहा। तो जो भी फ़र्क है उसमें ज़्यादा फ़र्क क्यों आया। ठीक है, आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करी कि पर्टिकुलर मटेरियल की 10 रुपीज़ पर केजी होनी चाहिए, लेकिन वो कितनी हो गई, 12 रुपीज़ हो गई। तो भाई इसका गैप होने का रीज़न क्या हुआ, वो आपने देखा। फिर उस केस में आपने उसके जो भी रीज़न है आगे सोचा कि अब ये नहीं होने चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या क्या मेजर अपनाने चाहिए, मतलब कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए।
तो देखिए जनरली स्टैंडर्ड कॉस्ट हम क्या बोलते हैं, एक प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट है, एक फ्यूचर कॉस्ट से रिलेटेड है, जो कि एक तरीके से ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मेजरमेंट करने के लिए काम में आती है। तो यहाँ पे देखिए यही बोल रखा है किसने, सीमा ने। सीमा जानते हैं ना आप कौन है, चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स लंदन। उसने डिफाइन किया, इट इज़ ए प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट विच इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट्स स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंट ऑपरेशन एंड द रेलिवेंट नेसेसरली एक्सपेंडिचर। तो देखिए क्या बोल रहा है कि मैनेजमेंट पहले से ही जो अपने ऑपरेशन है या अपने एक्सपेंडिचर है उसके हिसाब से एक पहले से ही प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट तय कर लेता है, पहले से ही फ्यूचर कॉस्ट तय कर लेता है। क्योंकि देखिए आप मान के चलो कि पर्टिकुलर जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, वो बहुत सारे प्रोसेस में होकर चलती है। तो अगर पहले प्रोसेस पे ही आपकी ज़्यादा कॉस्ट लग रही है तो आपको अर्ली लॉसेस का पहले ही पता चल जाएगा, किसके थ्रू, क्योंकि आपने पहले से ही प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट तय की है, पहले से ही फ्यूचर कॉस्ट तय की है, जिससे अगले प्रोसेस में आपकी ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगेगी। मतलब आपको पता है कि अगर लास्ट में जाके देखते तो यार बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाती, वही चीज़ आपने पहले ही सुधार ली और पहले प्रोसेस में जो गलतियाँ थी उसको आपने क्या कर दिया, दूर करने का काम कर दिया, मतलब करेक्ट कर दिया। समझ गए? तो यही पार्ट इसमें बोल रखा है कि हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे जो भी वेरिएंस आया और उन गैप को दूर करने की कोशिश करेंगे। जो भी डिफरेंसेस आए हैं, जो भी गलतियां हुई हैं, उसको हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और मैनेजमेंट क्या करेगा, उन गलतियों को दूर करने की कोशिश करेगा, जिससे एक तरीके से प्रोडक्शन में वो मैक्सिमम एफिशिएंसी गेन कर सके, जो भी आउटपुट चाहता है वो अचीव कर सके, किसके साथ, कॉस्ट के रिडक्शन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोल रखा है, इट मे बी यूज्ड एज ए बेसिस फॉर प्राइस फिक्सिंग, कि प्राइस फिक्सिंग का बेस भी करेगा, एंड फॉर कॉस्ट कंट्रोल थ्रू वेरियस एनालिसिस। वैसे ज़्यादा ध्यान रखना कि ये कॉस्ट कंट्रोल के लिए काम आता है, क्योंकि प्राइस फिक्सिंग तो एस्टिमेटेड कॉस्ट भी काम आती है। एस्टिमेटेड कॉस्ट मतलब क्या हो गया, गैस वर्क। जैसे आपने क्या बोला कि यार पिछले साल मेटेरियल हमने कितने का खरीदा, 20 रुपीज़ पर केजी, तो इस बार है ना 10% बढ़ने के चांस होंगे, 22 रुपीज़ पर केजी। तो ये आपने एस्टिमेटेड कर दिया। लेकिन स्टैंडर्ड क्या होता है, उससे एक ज़्यादा पार्ट है, क्योंकि वहाँ आप साइंटिफिकली बेसिस पे काम करते हो, एक सर्वे करते हो, पर्टिकुलर मेथड कोई भी अपना लेते हो। आप ये देखते हो कि मार्केट की कंडीशंस क्या चल रही है, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, उसके बेसिस पे आप एक कॉस्ट को डिटरमिन करते हो। आपको मार्केट में क्या मेटल अवेलेबल होगा, क्या लेबर होगा, आपके क्या ओवरहेड होंगे, तो उस बेसिस पे आप क्या करते हो, स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करते हो कि मेटल की कितनी होगी, लेबर की कितनी होगी, अलग अलग ओवरहेड की कितनी होगी, वो आप सेट कर देते हो। ठीक है, सेल्स की क्या होगा, वेरिएंस का पार्ट, तो वो सेल्स की स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगी, स्टैंडर्ड कॉस्ट बोल रहा हूँ सॉरी, स्टैंडर्ड मार्जिन क्या होगा, वो पर्टिकुलर आप सेट कर देते हो, या सेल्स रेवेन्यू आप कितना कमाओगे। अब अगर उसमें गैप आ गया, यानी अगर कॉस्ट ज़्यादा लग गई या रेवेन्यू कम हो गया, तो क्यों डिफरेंस रहा, क्या गलतियाँ थी, वो आप सुधार करने की कोशिश करोगे। यही पर्टिकुलर पार्ट आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, जनरली एक प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट, एक फ्यूचर कॉस्ट जो पहले से ही आप क्या कर रहे हो, सेट कर रहे हो, जो मैनेजमेंट के काम आ रही है। जबकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या हुआ, उस स्टैंडर्ड कॉस्ट को आप प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब कैलकुलेट कर रहे हो, फिर यूज़ कर रहे हो। किसके लिए यूज़ कर रहे हो, एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपेयर करने के लिए यूज़ कर रहे हो। क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपेयर करके जो भी डिफरेंस आएगा, जो भी वेरिएंस आएगा, उसको आप एनालिसिस करोगे, जिससे आपको कॉजेज़ पता चलेंगे कि क्या गलतियाँ रही, जिससे आप कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो पर्टिकुलर यही पूरे के पूरी मीनिंग में दे रखा है, पढ़ के देख लेना। वैसे ही देखिए ये किसकी मीनिंग थी, ये थी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट लंदन। वैसे ये देखो क्या दे रखी है, चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट लंदन, इसने भी यही दे रखी है। ये बोल रहा है, इट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड अप्लाइंग दैम टू मेजर द वेरिएशन फ्रॉम एक्चुअल कॉस्ट। तो देखिए क्या बोल रहा है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट प्रिपेयर की, मतलब कैलकुलेट की, उसका यूज़ कहाँ किया, एक्चुअल कॉस्ट के साथ, ताकि जो भी डिफरेंस है उसको मेजर करने में हेल्प हो सके। एंड एनालाइजिंग द कॉजेज ऑफ वेरिएशन, अब जो डिफरेंस आया उसके क्या कारण थे उसको एनालाइज करना, और जो भी गलती है उसमें सुधार करने की कोशिश करना। देखिए जैसे कि एग्जांपल दूं, आपको पता है कि आपने बोला कि एक लेबर है, वो फैटिक भी होता है, थकता भी है, काम भी करता है, तो अराउंड वो स्टैंडर्ड और 8 आवर काम कर पाएगा। ठीक है, और पर्टिकुलर जो भी यूनिट्स बोली वो मैन्युफैक्चर कर पाएगा हर दिन जो भी बनाता है यूनिट। लेकिन उसने एक्चुअल आवर कितने ले लिए, 10 आवर ले लिए उस पर्टिकुलर दिन में। ठीक है, अगर मैं पर डे की बात कर रहा हूँ या पर यूनिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि स्टैंडर्ड ओवर पर यूनिट वो 8 आवर लेता है, तो उसकी जगह वो एक्चुअल ओवर में 10 आवर ले लेता है, ज़्यादा ले लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बिजनेस है उसको 10 आवर्स के हिसाब से पे करना पड़ेगा। हमने तो सोचा स्टैंडर्ड के हिसाब से 8 आवर, अब अगर उसकी वेजेस हमने 20 रुपीज़ तय की थी, तो 20 इंटू 8 के हिसाब से हमने क्या सोचा कि यार 160 स्टैंडर्ड कॉस्ट लगेगी, लेकिन हमें उसको कितने देने पड़ गए, 20 इंटू 10 के हिसाब से 200 देने पड़ गए, तो आपको 40 रुपीज़ ज़्यादा देने पड़ गए ना। अब आप क्या सोचोगे कि यार वो वर्कर ने सही ढंग से काम नहीं किया या हमने स्टैंडर्ड सेट ढंग से नहीं करा।
ये सोचोगे। अगर स्टैंडर्ड ढंग से सेट है तो जो एक्चुअल और उसने ज़्यादा लिए तो क्यों लिए, वर्कर को हटाने का काम कर सकते हो, वर्कर इतना एफिशिएंट नहीं था, ऐसा हो सकता है, या उसको आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि अगली बार ऐसी गलती ना हो। तो आप कॉस्ट कंट्रोल की मेजर अपना सकते हो बाद में, समझ गए। तो ये स्टडी जो दे रखी है वो यही दे रखी है, सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट को कैलकुलेट करना और यूज़ करना, उसके बाद एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपेयर कर रहे हो, फिर उसके बाद उसका डिफरेंस देख रहे हो, डिफरेंस को आप क्या कर रहे हो, एनालिसिस करके, जो भी वेरिएंस है उसको एनालिसिस करके कॉस्ट को कंट्रोल करने का पार्ट देख रहे हो। कॉस्ट को कंट्रोल करने का अपने पार्ट देखा तो उसकी रिपोर्ट आपने किसको दी, मैनेजमेंट को दी, जिससे मैनेजमेंट एक प्रॉपर एक्शन ले सके, ताकि मैनेजमेंट क्या करेगा, जो भी पर्टिकुलर उसके नीचे के पर्सन है, सुपरवाइजर है, फॉरमैन है, उनको बोलेगा कि आप ढंग से क्या कर रहे हो, जो नीचे के वर्कर हैं उनको ढंग से काम नहीं बता रहे हो, या आप खुद भी ढंग से काम नहीं कर रहे, तो क्या पता उन वर्कर को हटा दिया जाए, या उस फोरमैन को हटा दिया जाए, उस सुपरवाइजर को हटा दिया जाए और नया सुपरवाइजर अपॉइंट कर दिया जाए, जिससे एक तरीके से एफिशिएंसी वापस से सुधर सके। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको बोल रखा है बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पार्ट। तो बजटरी कंट्रोल का जब टॉपिक आएगा उसके बाद मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, यानी बजटरी कंट्रोल का एक पूरा टॉपिक आएगा, एक पूरा चैप्टर आएगा, वो कवर करने के बाद मैं आपको दोनों का डिफरेंस बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, बोथ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल एम्स एट मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड मैनेजर कंट्रोल। तो एक पैराग्राफ दे रखा है जिसमें आपको बोल रहा है कि एक तरीके से ये इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इंटर डिपेंडेंट नहीं होते, क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। क्योंकि जनरली हम क्या बोलेंगे कि हम जब भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, बजटरी कंट्रोल का साथ में यूज़ करना ही पड़ेगा, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ बजटरी कंट्रोल कंपलसरी है, ये बोल रहा है। लेकिन अगर हम बजटरी कंट्रोल का यूज़ कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को फॉलो करना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कि आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, यानी अगर आप सिर्फ बजटरी कंट्रोल देख रहे हो तो वही काफ़ी है प्लानिंग के लिए, कंट्रोलिंग के लिए बोल रहा है। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देख रहे हो तो आपको साथ में बजटरी कंट्रोल भी फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको और इफेक्टिवली होना है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इंटर रिलेटेड है, इंटर डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, एक पर्सन इंटरडिपेंडेंट हो गया, लेकिन इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, दूसरा भी डिपेंडेंट होना चाहिए। यहाँ पे बजटरी कंट्रोल तो डिपेंडेंट है ही नहीं, बजटरी कंट्रोल तो इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए बोल दिया कि बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हैव द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग बिजनेस ऑपरेशन बाय एस्टेब्लिशिंग प्री डिटरमिन टारगेट्स। तो जैसे इसमें भी पहले से बजट बना देते हैं, इसमें पहले से एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। ठीक है। जिसके बाद हम एक्चुअल परफॉर्मेंस जो भी हुई साल के एंड में, या जो भी हमने पर्टिकुलर पीरियड सेट किया था वो खत्म हुआ, तो एक्चुअल जो परफॉर्मेंस हुई उसको क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे टारगेट के साथ। फिर देखेंगे कि यार हमारा जो रिजल्ट निकला वो सही निकला नहीं निकला, कॉस्ट ज़्यादा आ गई, तो कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए या रिड्यूस करने के और क्या तरीके हो सकते हैं, बेटर एफिशिएंसी हो सकती है तो उसके सुधारने के क्या तरीके हो सकते हैं। द टू सिस्टम्स आर सेड टू बी इंटर रिलेटेड, ये दोनों सिस्टम इंटर रिलेटेड बोले जा सकते हैं, लेकिन ये इंटर डिपेंडेंट नहीं होते। द बजटरी कंट्रोल सिस्टम कैन फंक्शन इफेक्टिवली इवन विदाउट द सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन ऑपरेशन, बट द वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि उल्टा पॉसिबल नहीं है, ये बोल रहा है कि बजटरी कंट्रोल सिस्टम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बिना काम कर सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बजटरी कंट्रोल के बिना काम नहीं कर सकता। वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बजटरी कंट्रोल के बिना काम नहीं कर सकता। तो मैंने आपको यही बताया था शुरू में कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ बजटरी कंट्रोल कंपलसरी है, लेकिन बजटरी कंट्रोल के साथ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। आप बजटरी कंट्रोल के थ्रू भी कंट्रोलिंग का पार्ट कर सकते हो, स्टैंडर्ड को चाहे फॉलो नहीं करो। अब देखिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो बोल रखा है एज ए कंट्रोलिंग टेक्निक बोल रखा है, तो बोल रहा है कि मैनेजमेंट क्या करेगा, जनरली इसको कहाँ का यूज़ कर सकता है वो सारा पार्ट इसमें दे रखा है। मैनेजमेंट को क्या करना है, एक तरीके से कॉस्ट को कंट्रोल करना है, तो मैनेजमेंट के पास इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है, किसके थ्रू, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू। तो मैंने आपको क्या बताया, अर्ली लॉस पहचानने हैं पहले से ही, प्राइसिंग तय करनी है, डेटा को एनालिसिस करना है, वो सारा पार्ट इसमें दे रखा है। तो आप ऊपर ऊपर से भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए पार्ट ज़्यादा है, मैं आपको ऊपर ऊपर से समझा दूंगा, फिर आपको क्या करना है, इसके अंदर के पॉइंट पढ़ लेना, अगर कोई भी दिक्कत हो मुझसे पूछ लेना, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पार्ट है, याद रख लेना। अब देखिए सबसे पहला क्या दे रखा है, फॉर्मुलेशन ऑफ प्राइस एंड प्रोडक्शन पॉलिसीज। तो आपको पता है कि देखिए प्राइस को फिक्स करने में एक तरीके से मैनेजमेंट को गाइड करता है और प्रोडक्शन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसने क्या बोल दिया, मैनेजमेंट को हेल्प करता है इन्वेंट्री प्राइसिंग में, कि आपको बताया कि रॉ मटेरियल जो परचेज किया, क्योंकि देखिए फिनिश गुड्स की तो प्राइस फिक्स हो ही जाएगी, क्योंकि आपने पूरे पर्टिकुलर जितने भी मेटेरियल का पार्ट है, क्योंकि आपको जब मैं मेटेरियल वाला पार्ट बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस मिलकर क्या बनती है, स्टैंडर्ड कॉस्ट बनती है, वैसे एक्चुअल क्वांटिटी। अब देखिए जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है ना, वो एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से निकलती है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, कि अगर एक्चुअल आउटपुट होता तो उसके बेसिस पे क्या होता, ऐसे बोला जाता है, जनरली उसके बेसिस पे निकलती है। तो मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि कैसे पार्ट आएगा आपका। ठीक।
पर वो तो बात की बात है। लेकिन अभी देखिए क्या बोला, इट ऑल्सो असिस्ट मैनेजमेंट इन फील्ड ऑफ इन्वेंट्री प्राइसिंग। तो इन्वेंट्री की क्या प्राइसिंग होनी चाहिए, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया क्वांटिटी का, और एक्चुअल क्वांटिटी क्या ही उसका भी आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया। तो उसके साथ साथ आपने प्राइस को भी देखा, स्टैंडर्ड प्राइस, तो आपने एक्चुअल प्राइस भी देखी। तो आप बोल सकते हो कि एक तरीके से आपको पिछले रिजल्ट के बेसिस पे पता चल जाएगा, कंपैरिजन करने में आसानी होगी। तभी ये साथ में इसने क्या बोल दिया, प्रोडक्ट प्राइसिंग भी बोल दिया, प्रॉफिट प्लानिंग भी बोल दिया, और साथ ही एक तरीके से एंड ऑल्सो इन रिपोर्टिंग टू हायर लेवल, साथ ही जो हम बोल सकते हैं कि डायरेक्टर हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, उनको रिपोर्ट करने में भी एक तरीके से आपको हेल्प होती है इस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू। कंपैरिजन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, वही सीधी सी बात है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पहले से तय की हुई है और एक्चुअल आपने निकाल लिया, तो उसके बेसिस पे आप कंपैरिजन कर सकते हो। अब इससे आपको पता चल जाएगा कि एक्सटर्नल फैक्टर्स का कितना इम्पैक्ट पड़ा है, यानी मार्केट कंडीशन का आपकी एक्चुअल कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। जो आपने स्टैंडर्ड सोच ली, लेकिन बीच में मार्केट कंडीशन बहुत बेकार हो गई, तो उसकी वजह से आपकी एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा आ गई। तो आपने उस स्टैंडर्ड कॉस्ट के एस्टीमेट में उसको क्यों नहीं लिया, तो वो भी आपको थोड़ा सा कंसिडर करना चाहिए था, यानी आपको फ्यूचर को पहले से ही सोचना चाहिए था ज़रा सा। इसी तरीके से इंटरनल फैक्टर क्या है, कहने का मतलब आप जो मटेरियल क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो वो किस क्वालिटी वाइज परचेज कर रहे हो। आपको पता है कि 3-4 सप्लायर है, लेकिन आप उसी सप्लायर से खरीद रहे हो जो प्राइस कम दे रहा है, लेकिन वो क्वालिटी भी कम दे रहा है। तो आपको क्या करना है, मीडियम प्राइस के साथ साथ क्वालिटी भी मेंटेन करके चलनी है, तो आपने नहीं लिया। ठीक है, इसी तरीके से आपके मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ है, तो वो आपको देखना है। आपके वर्कर प्रॉपरली स्किल्ड नहीं है, वो सारे इंटरनल कॉजेज आपको देखने पड़ेंगे। ठीक, इसी तरीके से एक्सटर्नल में वही आपको क्या फाइनेंस प्रोवाइड हो रहा है, वो सारा पार्ट आ गया। मार्केट यानी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल क्या कंडीशन चल रही है, उसके बेसिस पर एक तरीके से सारा पार्ट आ गया। ऑन द कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कंसर्न, तो ये बोल रहा है कि एक तरीके से इम्पैक्ट लेके आएगा एक्सटर्नल फैक्टर पे और इंटरनल कॉजेज पे, जो कि पर्टिकुलर किस पे आ रहा है, कॉस्ट पे आ रहा है या आपकी परफॉर्मेंस पे दिखते हुए आ रहा है। दस इट हेल्प टू टेक रेमेडियल एक्शन, क्योंकि आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ चुकी है, तो एक तरीके से आप रेमेडियल मेजर बाद में लेने की कोशिश करोगे, ताकि अगली बार जो स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करो तो एक प्रॉपर तरीके से सेट कर सको। कॉस्ट कंसाइसनेस का मतलब क्या होता है, जनरली देखिए आपको एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि कॉस्ट सेविंग की अप्रोच आती है स्टाफ को पता चलता है कि हाँ यार, स्टैंडर्ड कॉस्ट पहले से हमें पता कर रखी है कि हमें इतना क्या करना है, पर यूनिट का एक्सपेंस करना है। मटेरियल कितना है, ₹10 पर यूनिट के हिसाब से। तो जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसको पता है कि यार हमें जो मैन्युफैक्चरिंग करनी है ना, वो पर्टिकुलर इस यूनिट के अंडर करनी है, क्योंकि हमें एक टारगेट दिया हुआ है। तो स्टाफ भी कॉस्ट कंसाइसनेस हो जाता है, एक तरीके से कॉस्ट के लिए अवेयर हो जाता है और कॉस्ट को सेविंग करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो ये करेगा तो बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा, तो उस वे में क्या होगा, उसको इंसेंटिव भी प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि उसने परफॉर्मेंस अच्छी की होगी। बेटर कैपेसिटी टू एंटिसिपेट, देखिए इसमें यही बोल रहा है कि आपने क्या करा था, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट कर ली और एक्चुअल कॉस्ट निकल के आ गई, तो जो भी डेविएशन हुआ, अगर एक बार आपको पता चल गया, तो अगली बार जब भी आप क्या करोगे, शुरुआत में स्टार्ट करोगे, तो आप इफेक्टिव बजट फॉर्मुलेट कर पाओगे। इफेक्टिव बजट बनाने से क्या होगा, आपको पता है कि जब भी आपने पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट कर दी, तो अर्ली स्टेजेस पे जो भी आपको लॉस होंगे, क्योंकि आपने बजट भी बना दिया, आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट भी पहले से तय कर ली, तो आपको पता चल गया। अब अर्ली स्टेज पे आपको डेटा पहले से अवेलेबल है, तो ये बोल रहा है जो भी चेंजिंग कंडीशन हो रही है उसके बेसिस पे आप पहले से ही एंटिसिपेट कर पाओगे कि हमें कितनी कैपेसिटी को यूटिलाइज करना है, तो वो पहले से ही आपकी डेवलप हो जाएगी धीरे धीरे करके। तो मैं बोल सकता हूँ कि देखिए अर्ली सिचुएशन पहले से आपको पता चल जाएगी, या अर्ली लॉसेस आपको पता चल जाएंगे, और उस प्रोसेस में क्या करोगे आप, चलो लॉसेस हो रहे हैं लेकिन अगले प्रोसेस में तो सुधार करने की कोशिश कर लोगे। अगर आप पूरा प्रोसेस हो गया, 4 प्रोसेस हो गए मान लें, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, प्रोसेस 4 में जाके क्या हो गया, आपको पता चला कि यार स्टैंडर्ड कॉस्ट तो हमने तय नहीं की थी, और पता चला कि हमें लॉसेस हो गया, ज़्यादा कॉस्ट इंकर हो गई जो हमने बजट बनाया था। तो आपने पहले जो स्टैंडर्ड कॉस्ट सोची, उसके बेसिस पे आपको क्या पता चल गया कि यार पहले प्रोसेस पे हमारा काम ढंग से नहीं हो रहा, तो कॉस्ट कंट्रोल का तरीका अपनाया जाए, कोई वर्कर चेंज कर दिया जाए, स्किल्ड वर्कर लेके आया जाए, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो वो मैनेजमेंट के ऊपर होगा। बेटर इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, देखिए आपको बताइए कि देखिए वही मैन, मशीन, मेटल, अभी मैं बोल रहा हूँ कि वर्कर अच्छे लेके आया जाए, तो वो इफेक्टिवली यूटिलाइज होंगे। दस बेनिफिट ऑफ इकोनॉमीज कैन बी रीप्ड इन बिजनेस टुगेदर विथ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, तो आपको पता है कि जैसे जैसे आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी, किसकी वजह से, क्योंकि आप मशीन को मैन के साथ ढंग से यूटिलाइज कर रहे हो, मटेरियल को मशीन के साथ और मैन के साथ ढंग से यूटिलाइज कर रहे हो, वर्कर ढंग से काम कर रहे हैं, एफर्ट के थ्रू काम कर रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस उनकी सुधरती जा रही है, जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी में दिखेगी। ठीक है, क्योंकि पहले से एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए जैसे मैनेजमेंट है, उसने जो भी स्टैंडर्ड सोचा उसके हिसाब से एक्चुअल पार्ट नहीं निकला, या मान के चलिए कि जो भी उसने सेल्स मार्जिन सोचा,
सेल्स मार्जिन, तो सेल्स मार्जिन का वेरिएंस निकाला और पता चला कि जो हमने प्रॉफिट सोचा था वो प्रॉफिट कम निकला, तो उस केस में वो पर्टिकुलर वेरिएशन जो भी एडवर्स रहा उसके लिए वो पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर अकाउंटेबल होगा, या पर्टिकुलर वो मैनेजर या वो मैनेजमेंट अकाउंटेबल होगा। तो देखिए कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या हो गया, एक पर्टिकुलर लोकेशन हो गई जहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है। कोई पर्टिकुलर बहुत सारे इक्विपमेंट्स हो गए, मतलब एक फैक्ट्री भी हो सकती है, एक ग्रुप हो सकता है, एक पर्सन की बात कर सकते हो जो कि आपको काम दे रहा है, ठीक है, जो आपको वर्क दे रहा है कि पर्टिकुलर ये मटेरियल इस तरीके से अरेंज करो, यानी कहने का मतलब लेबर को क्या कर रहा है, मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो एक कॉस्ट सेंटर है। तो देखिए कॉस्ट सेंटर से क्या होता है, अलग अलग पर्टिकुलर मैं बोल सकता हूँ कि डिपार्टमेंट की बोल सकते हो या पर्टिकुलर जॉब की आपको कॉस्ट पता चल जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि एक पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर में एक ही काम हो रखा होगा। तो ये बोल रहा है इट डिस्क्लोजेस एडवर्स वेरिएशन इन पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल। Thus, delegation of authority can be made by management to control the affairs in different department। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में एक तरीके से अथॉरिटी को बांट दिया जाएगा, या हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी सामने वाले के पास अराइज हो जाएगी, जो कि जनरली आपने मेरे से बीएम और एचआरएम वाले पार्ट में बहुत सारा देखा था। फिर देखिए ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की बात कर रहा है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, देखिए जनरली ये होता है कि आप मान के चलिए कि जो भी स्टैंडर्ड मैनेजमेंट ने सेट किए एम्प्लॉय के लिए काम दे दिया, अगर एम्प्लॉय पर्टिकुलर परफॉर्म नहीं कर पाया, उस स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच पाया, तभी जाके मैनेजमेंट बीच में इंटरवेन करेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अगर वो स्टैंडर्ड अचीव हो गए तो मैनेजमेंट इंटरवेन करेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कब आ जाता है, जब आप ऑफ स्टैंडर्ड हो जाते हो। ऑफ स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, या तो स्टैंडर्ड से ऊपर चले आओगे या स्टैंडर्ड से नीचे चले आओगे। देखिए स्टैंडर्ड से ऊपर चले आना किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए देखिए अच्छा नहीं है, जैसे मैंने बोला कि स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ये पार्ट आ गया, तो आपको पता है कि स्टैंडर्ड जो तय किया उससे ज़्यादा आपकी एक्चुअल कॉस्ट आ गई, ठीक है, तो उस केस में तो एडवर्स ही आएगा। अगर मैं सेल्स की बात करता हूँ, सेल्स के केस में मैं क्या बोलता हूँ कि जो स्टैंडर्ड सेल्स थी और एक्चुअल सेल्स थी, कि आपने पहले से बजटेड सेल्स तय करी कि बजटेड सेल्स ये होगी 50,000 और एक्चुअल कितनी हुई 60, तो वो एडवर्स तो बल्कि अच्छी बात है, तो वो नहीं। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि अगर कम हो गया, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी स्टैंडर्ड से कम या ज़्यादा कैसे भी हो सकता है। कॉस्ट के केस में जनरली क्या बोलता है, एडवर्स कब होता है, जो भी हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करी उससे ज़्यादा एक्चुअल कॉस्ट आ जाए। और सेल के केस में क्या होता है, या प्रॉफिट के केस में, कि जो भी हमने सेल या प्रॉफिट यानी जो भी रेवेन्यू और प्रॉफिट या मार्जिन का पार्ट तय किया है, अगर उससे कम आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे, एडवर्स पार्ट है, ठीक है। यही तो सोचेंगे एक्चुअल में अगर कम आ गया, जब भी हम रेवेन्यू या मार्जिन की बात करेंगे। और कॉस्ट में क्या बोलेंगे, जब भी वो ज़्यादा आ गई तो उस केस में क्या बोलेंगे, एडवर्स बोलेंगे। तो बोल रहा है दिस हेल्प द मैनेजमेंट इन कंसंट्रेटिंग इट्स अटेंशन ऑन केसेस विच आर ऑफ स्टैंडर्ड, इसका मतलब दैट इज बिलो और अबव द स्टैंडर्ड सेट। ए पैटर्न इज प्रोवाइडेड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ अनडिजायरेबल फैक्टर्स कॉजिंग डैमेज टू द बिजनेस। मतलब मैनेजमेंट बीच में क्या आ रहा है, कभी तभी इंटरवेन कर रहा है जब आप स्टैंडर्ड से क्या हो गए, डेविएट हो गए हो, ठीक है। कहने का मतलब आपका एक्चुअल फिगर अलग आ रहे हो, तब जाके ही वो आएगा। अब यहाँ पे आपको बोल दिया सेटिंग द स्टैंडर्ड। देखिए अभी आपका सेटिंग द स्टैंडर्ड बोल रहा है, स्टैंडर्ड कॉस्ट नहीं बोल रहा। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट के तो प्रोसेस मैंने जरा सा छोटा सा ऊपर बताया था, लेकिन जो टिपिकल प्रोसेस है वो अब आ रहा है ये वाला सारा पार्ट, जिसमें आपके टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड भी साथ में कवर हो जाएंगे। अब देखिए अलग अलग रेफरेंस बुक में आपको अलग अलग देखने को मिलता है, लेकिन मैंने जो पॉसिबिलिटी दी कि हाँ ये हो सकता है, इसलिए मैंने सारा पार्ट कवर किया है। तो आप देखिए मैंने स्टैंडर्ड पार्ट भी कवर कर लिया। इसमें क्या बोल रहा है, वाइल सेटिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर ऑपरेशन प्रोसेस और प्रोडक्ट द फॉलोइंग प्रीलिमिनरीज मस्ट बी गॉन थ्रू। तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड्स के लिए हमें स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए पर्टिकुलर इन प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, ऐसे बोल रखा है। तो एक बार ज़रा सा ऊपर कर लेता हूँ, अब ठीक है। अब देखिए पहला प्रोसेस क्या बोल रहा है, एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड कमिटी कंप्राइजिंग परचेज मैनेजर, पर्सोनल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, द कॉस्ट अकाउंटेंट कोऑर्डिनेट्स द फंक्शन। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि देखिए मटेरियल की ज़रूरत है, ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, प्रोडक्शन का पार्ट है तो ये मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगा, जो कि हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स को ये ला के पर्टिकुलर इनको दे देगा, ये इनका क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, या और पर्टिकुलर इन मटेरियल के थ्रू और मशीनों के थ्रू क्या करेगा, वर्कर का एफिशिएंटली यूटिलाइज़ किया जाएगा, काम किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो भी प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक कमेटी बन गई जो कि देख रही है कि यार कॉस्ट क्या लगेगी, प्राइसेस क्या सेट होगी, वो पर्टिकुलर सारा पार्ट आपस में डिसाइड कर रही है। तो देखिए तभी हम क्या बोलते हैं, एक साइंटिफिकल अप्रोच है ये। जब साइंटिफिक अप्रोच बोलते हैं तो उसका मतलब क्या है, कोई गैस वर्क नहीं हो रहा। तो यहाँ पे देख सकते हो एक कमेटी बन रही है। जबकि अगर आप एस्टिमेटेड कॉस्ट देखोगे और स्टैंडर्ड कॉस्ट देखोगे, दोनों में डिफरेंस क्यों है, क्योंकि एस्टिमेटेड का पार्ट क्या होता है, आप पहले से गैस वर्क कर रहे हो, आप जो भी सेलिंग प्राइस तय कर रहे हो
तो उसके लिए जो भी आप कॉस्ट एस्टिमेट कर रहे हो तो गैस के थ्रू कर रहे हो। गैस कैसे है कि आपने बोला कि यार पहले मेरी कितनी 1 लाख रुपीज़ की कॉस्ट लगी, इस बार 20% और बढ़ सकती है तो 1,20,000 लगेगी, तो वो तो गैस वर्क हुआ। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉपर एक पूरे तरीके से कमेटी बनाई। फिर क्या कर रहे हैं, स्टडी द एग्जिस्टिंग कॉस्टिंग सिस्टम, कॉस्ट रिकॉर्ड फॉर्म इन यूज़। तो सारा कॉस्टिंग सिस्टम देख रहे हैं, क्या कॉस्ट रिकॉर्ड्स होते हैं, क्या कॉस्ट से रिलेटेड फॉर्म्स यूज़ होते हैं, वो सारा पार्ट देखा। ए टेक्निकल सर्वे, मैंने आपको बताया सर्वे किया जाता है ऑफ द एग्जिस्टिंग मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी अंडरटेकन। जो कि हम एग्जिस्टिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, वो सारे पार्ट देखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे बोल दिया डिटरमिन द टाइप ऑफ स्टैंडर्ड टू बी यूज्ड। देखिए मेथड तो बहुत सारे होते हैं, जैसे आपकी यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, तो उसके अंदर भी आपके अलग अलग टाइप आ सकते हैं। तो आप किस मेथड का यूज़ कर रहे हो। वैसे मैंने बोल दिया कि देखो फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के लिए किसको यूज़ कर रहे हो, तो वो भी पर्टिकुलर देखना पड़ेगा। इसी तरीके से बोल दिया डिटरमिन द टाइप ऑफ स्टैंडर्ड टू बी यूज्ड। अब देखिए टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड में कौन से आते हैं, आपके बेसिक आता है, करंट आता है, कंबाइंड भी हो सकता है उन दोनों का मिक्स होके, आइडियल भी आता है, एक्सपेक्टेड या अटेनेबल बोलते हैं वो स्टैंडर्ड भी आता है। इस तरीके से आपके स्टैंडर्ड आते हैं जो कि मैंने टाइप ऑफ स्टैंडर्ड में कवर कर रखे हैं, आपको समझ में आ जाएंगे। फिर बोल रहा है फिक्स स्टैंडर्ड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। देखिए हम स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात करते हैं फॉर मटेरियल, फॉर लेबर, फॉर ओवरहेड। तो आपको बताया कि वो कॉस्ट के एलिमेंट है। कॉस्ट के एलिमेंट में 3 पार्ट आते हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। ओवरहेड के अंदर बहुत सारे पार्ट आ सकते हैं, लेकिन जनरली आप क्या करते हो, ओवरहेड का वेरिएंस एक साथ ही निकालते हो। जैसे आपको बताया कि ओवरहेड के अंदर क्या आते हैं, आपके फैक्ट्री से रिलेटेड आएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड, आपके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आएंगे, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड आएंगे। ठीक है, मटेरियल में आप डायरेक्ट मटेरियल, यहाँ पे आप डायरेक्ट लेबर की बात कर सकते हो। तो हर एलिमेंट जो भी है कॉस्ट का, उसके लिए आप स्टैंडर्ड फिक्स करोगे। फिर बोला डिटरमाइन स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट। ठीक, या आप बोल सकते हो ईच लेबर, उससे रिलेटेड आप स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करोगे, जैसे स्किल्ड, अनस्किल्ड लेबर और सेमी स्किल्ड, ऐसे बोल सकते हो। मटेरियल में बोल सकते हो ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, ऐसे बोल सकते हो। या जो आपको पता है कि अलग अलग प्रोडक्ट का पार्ट है, तो ए प्रोडक्ट के लिए कितनी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यानी कितना केजी मटेरियल यूज़ हो रहा है, बी के लिए कितना हो रहा है, सी के लिए कितना यूज़ हो सकता है, तो जनरली आप एस्टिमेट कर रहे हो। फिक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेटिंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड सेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर रहे हो। अकाउंट वेरिएंसेस प्रॉपर्ली, जो भी वेरिएंसेस है उसको ढंग से अकाउंटिंग कर रहे हो। असर्टेन द डेविएशन बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल विथ स्टैंडर्ड, वही स्टैंडर्ड जो सेट किया था उसको एक्चुअल के साथ कंपेयर कर रहे हो। टेक नेसेसरी एक्शन टू एंश्योर दैट एडवर्स वेरिएंस आर नॉट रिपीटेड, जो भी पिछली बार एडवर्स वेरिएंस आए वो रिपीट नहीं हो। देखिए आप क्या करते हो कि जब इंटेंसिवली चेक करते हो किसी पार्ट को, तो ये नहीं कि सिर्फ आप एडवर्स वेरिएंस देखते हो, आप फेवरेबल वेरिएंस को भी चेक करते हो। मैंने आपको बताया था कि ऑफ स्टैंडर्ड जाते हो तो आप बिलो भी जा सकते हो और अबोव भी जा सकते हो। तो उस केस में अगर आप अबोव भी जा रहे हो, मान के चलो कि कॉस्ट आपकी क्या आ रही है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल कम आ रही है, तो आप तब भी चेक करोगे, क्योंकि आप क्या सोच सकते हो, क्या पता आपने स्टैंडर्ड ढंग से सेट नहीं कर रखे हो, क्या पता आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट बहुत ज़्यादा क्रिएट कर ली हो, जबकि एक्चुअल कॉस्ट तो आपकी बहुत कम आ रही है। तो सिचुएशन तो फेवरेबल है, लेकिन तब भी आप इंटेंसिवली चेक करोगे, चाहे फेवरेबल हो चाहे एडवर्स हो। अब देखिए आपको क्या बोल रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, उसमें क्या बोल दिया, द फॉलोइंग प्रीलिमिनरी स्टेप्स आर कंसीडर्ड बिफोर सेटिंग स्टैंडर्ड। सबसे पहले क्या करेंगे, वही कॉस्ट सेंटर एस्टेब्लिश करेंगे। मैंने आपको बताया था ये कोई पर्टिकुलर लोकेशन हो सकता है, एक पर्सन हो सकता है, जो भी आपका इक्विपमेंट है, मतलब प्लांट एंड मशीनरीज है, उसमें से कोई एक पर्टिकुलर मशीनरी हो सकती है। उस मशीनरी से रिलेटेड देखना चाहते हो कि उसने कितना प्रोड्यूस किया, तो उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है वो भी देख सकते हो, या सारी प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट भी देख सकते हो, उनका ग्रुप बोल सकते हो, तो वो एक कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड हो गया। फिर आप क्या करोगे, क्लासीफाई करोगे एंड कोडिफिकेशन करोगे, फिर टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड आएगा, फिर सेटिंग द स्टैंडर्ड, मतलब आप कौन सा स्टैंडर्ड देख रहे हो, आपको बेसिक देखना है, आपको आइडियल स्टैंडर्ड लेना है, जो कि टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड से समझ में आ जाएगा। और डी पार्ट तो क्या है, उन्हीं टाइप्स में से कोई सेट कर रहे हो आप एक। तो सबसे पहले क्या है आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉस्ट सेंटर, जो कि मैंने अभी आपको बता ही दिया। देखिए मैंने आपको बताया था कि अथॉरिटी को डेलीगेट करने के लिए या रेस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए हमें पता रहना चाहिए कि यार कॉस्ट सेंटर या लाइन ऑफ अथॉरिटी पता रहनी चाहिए, तो उसको डिफाइन करने के लिए कॉस्ट सेंटर भी पता रहना चाहिए। अब कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या है, लोकेशन, पर्सन, आइटम ऑफ इक्विपमेंट और ग्रुप ऑफ दीज। तो ये बोल दिया कि इक्विपमेंट का कोई आइटम या ये सारे के सारे जो इक्विपमेंट हैं उनके ग्रुप भी हो सकते हैं। एक कोई पर्टिकुलर लोकेशन हो गई, तो आपको बताया कि एक लोकेशन हो गई, उसमें काम चल रहा है, तो उसमें मटेरियल भी है, उसमें लेबर भी है, ठीक है, उसमें जो ओवरहेड भी हो रहे हैं। तो अलग अलग एलिमेंट के लिए जो भी तीनों कॉस्ट है उसके अलग अलग एलिमेंट के लिए आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड सेट करोगे। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, सबसे पहले कॉस्ट कंट्रोल सेंटर देखो, कॉस्ट कंट्रोल से रिलेटेड सेंटर देखो, क्योंकि आपको पता है कि
हर इंडिविजुअल कॉस्ट का पार्ट उस कॉस्ट सेंटर पे अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल दिया विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट सेंटर द स्टैंडर्ड्स आर प्रिपेयर्ड एंड द वेरिएंसेस आर एनालाइज। कॉस्ट सेंटर से एक तरीके से आपको हेल्प मिल जाती है, क्योंकि आप सामने वाले पर्सन को अकाउंटेबल बना सकते हो कि आप जवाबदेह हो, आपको जवाब देना है जो भी डिफरेंस आया, जो भी वेरिएंस आया। ठीक है, फिर आपको बोल दिया बी क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट। और अगर आपको सिंपल देखना है ना कॉस्ट सेंटर, तो आप ऐसे बोल सकते हो, मान के चलो कि आपकी डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट, तो अलग अलग डिपार्टमेंट देखोगे तो एक कॉस्ट सेंटर ये हो गया ए, एक बी हो गया और एक सी हो गया। सी का जो ए का मैनेजर है वो रेस्पॉन्सिबल रहेगा जो भी पर्टिकुलर पार्ट के लिए, वैसे बी का मैनेजर रेस्पॉन्सिबल रहेगा, वैसे ही सी का रहेगा। तो अकाउंटेबिलिटी पता है। ठीक है, मैनेजर ने किसको काम दिया, सुपरवाइजर को या फॉरमैन को काम दिया, फॉरमैन ने किसको काम दिया, नीचे वर्कर्स को काम दिया, वर्कर ने सही काम नहीं किया तो फॉरमैन किसको रिपोर्ट करेगा, इसको रिपोर्ट करेगा मैनेजर को, और मैनेजर किसको रिपोर्ट करेगा, जो मेन जो टॉप अथॉरिटी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, उसको रिपोर्ट करेगा बाद में। ये पर्टिकुलर पार्ट आ गया। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। Accounts are classified according to different items of expense under suitable heading. Each heading may be given codes and symbols. Coding is useful for speedy collection and analysis. तो वैसे तो देखिए आप नॉर्मल पढ़ते हो, प्रैक्टिकल पार्ट में तो उसमें याद रख लेना, जैसे ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी स्टॉक की बन गई, मटेरियल की, वैसे लेबर की बन गई, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, इस तरीके से बन गया, तो अलग अलग बना लोगे। फिर आप क्या करोगे, टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड तय करोगे। अब देखिए टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड में यहाँ पे मैंने 5 कवर कर रखे हैं, लेकिन मैं बीच बीच में आपको 1-2 और बता दूंगा ऐसे ही जिनके नाम दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ पे बेसिक स्टैंडर्ड सबसे पहले कवर कर रखा है। बेसिक स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि जो भी आप स्टैंडर्ड फिक्स करते हो वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, इनडिफाइनाइट पीरियड के लिए होता है, उसका कोई फिनिट टाइम है ही नहीं कि 20 ईयर 30 ईयर्स ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये बोल रहा है कि इट इज़ फिक्स एंड अनअल्टर्ड, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, फॉर एन इनडिफाइनाइट पीरियड फॉर फॉरवर्ड प्लानिंग। अब आप बताइए कि कॉस्ट कंट्रोल के लिए काम में आएगा कि नहीं, क्योंकि अगर आपने कोई पर्टिकुलर पहले से ही 10 साल पहले स्टैंडर्ड सेट किया है, उसको आप चेंज ही नहीं कर सकते, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करंट स्टैंडर्ड की तरफ ही आना पड़ेगा, मतलब शॉर्ट टर्म स्टैंडर्ड की तरफ ही आना पड़ेगा, क्योंकि ये तो लॉन्ग टर्म हो गया। अब आपने पुराने 10 साल पहले के स्टैंडर्ड सेट किए, तो वो जनरली बस किसके लिए हैं कि आपका ट्रेंड क्या चल रहा है। तो बेसिक स्टैंडर्ड क्या होते हैं, बस ये देखने के लिए कि हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे उसके हिसाब से जो हम करंट देख रहे हैं शॉर्ट टर्म में, कि हम रिवाइज कर रहे हैं रेगुलर इंटरवल पे, तो हम वो ट्रेंड देखते जा रहे हैं किसके थ्रू, बेसिक से करंट की तरफ। क्योंकि करंट तो आप रेगुलर कर रहे हो रिवाइज, और बेसिक आपने क्या कर दिया, एक बार सेट कर दिया जिसको आपने चेंज नहीं करा। तो ये बोल रहा है कि इट इज़ ए फिक्स एंड अनअल्टर्ड फॉर एन इंडिफाइनेट पीरियड फॉर ए फॉरवर्ड प्लानिंग अकॉर्डिंग टू ICMA लंदन, वही इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, उसके हिसाब से इट इज़ एन अंडरलाइंग स्टैंडर्ड फ्रॉम विच ए करंट स्टैंडर्ड कैन बी डेवलप। तो देखिए बोला ना कि एक अंडरलाइंग स्टैंडर्ड है जो आपने पहले से बेसिक सेट कर रखा है, जिससे एक करंट स्टैंडर्ड डेवलप होकर आया, क्या ट्रेंड चल रहा है, जो कि हम बार बार सेट करते रहेंगे। फ्रॉम द बेसिक स्टैंडर्ड चेंजेज इन करंट स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल स्टैंडर्ड कैन बी मेजर्ड। तो देखिए जनरली ये सिर्फ ये बताएगा कि करंट स्टैंडर्ड्स जो आपने एक्सेप्ट किए हैं, यानी जो आप रेगुलर एक्सेप्ट कर रहे हो, या एक तरीके से मैं बोल रहा हूँ रेगुलर इंटरवल पे शॉर्ट टर्म स्टैंडर्ड के हिसाब से रिवाइज कर रहे हो, तो उसमें कितना एक तरीके से चेंजेस का पार्ट रहा है, क्योंकि आपने बेसिक पहले से सेट कर रखा है। आप याद रखना कि कॉस्ट कंट्रोल के लिए काम क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पहले के सेट किए मैं तो आपको पता है कि ये सूटेबल रहेगा ही नहीं। एक्चुअल कॉस्ट और बेसिक स्टैंडर्ड में डेविएशन तो बहुत ज़्यादा गैप रहेगा, तो आपको ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। बस बेसिक स्टैंडर्ड सेट है जो कि ट्रेंड के लिए काम आ रहे हैं, कि करंट स्टैंडर्ड कैसे कैसे धीरे धीरे करके हम बढ़ाते जाएं या सेट करते जाएं। अब देखिए करंट स्टैंडर्ड आप समझ गए कि शॉर्ट टर्म स्टैंडर्ड है जो कि रेगुलर इंटरवल पे रिवाइज होगा। तो वही ICMA जो मैंने बताया लंदन, उसने रेफर किया ए स्टैंडर्ड विच इज़ एस्टेब्लिश फॉर ए यूज़ ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड इज रिलेटेड टू करंट कंडीशन, क्योंकि नाम ही क्या है करंट, तो कुछ चीज़ें आप क्या करो वैसे ही सोच के देख लीजिए। दिस स्टैंडर्ड इज रियलिस्टिक एंड हेल्पफुल टू बिजनेस। तो ये जनरली कॉस्ट कंट्रोल के काम में आएगा, क्योंकि ये आज के हिसाब से बना हुआ है। तो आपको बताया कि इन्फ्लेशन का पार्ट है, सब कुछ है, तो आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको बताया कि 1 साल बाद पर्टिकुलर एक्चुअल जो डेटा मिलेगा आपको, क्योंकि आपने 1 साल पहले स्टैंडर्ड सेट कर दिया मान के चलो, या 3 महीने पहले ही सेट करके रख दिया, और 3 महीने बाद आपको जो एक्चुअल डेटा पता चला, तो वो अभी करंट का ही रहेगा, आपको पता है स्टैंडर्ड, तो उससे आप आराम से कंपेयर कर सकते हो और डेविएशन पता कर सकते हो। उसी तरीके से आपको क्या दे रखा है, ये नॉर्मल स्टैंडर्ड दे रखा है। तो जनरली देखिए इसको हम एवरेज स्टैंडर्ड बोल सकते हैं, क्योंकि ये बोला इज बेस्ड ऑन नॉर्मल कंडीशन विच प्रिवेल ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ ट्रेड साइकिल। जनरली जो ये ट्रेड साइकिल होती है, कह रहे हैं ना, विच प्रिवेल ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ ट्रेड साइकिल, क्योंकि देखिए एवरेज दे दिया, तो जनरली ये 7 to 10 ईयर्स की जो भी ट्रेड साइकिल है उसके हिसाब से एक स्टैंडर्ड आपने सेट कर दिया।
बहुत लॉन्ग टर्म भी नहीं हो गया, तो जनरली आपने 6 to 7 ईयर, 8 ईयर, 9 ईयर यानी 7 to 10 ईयर्स के हिसाब से एक एवरेज स्टैंडर्ड सेट कर दिया। तो ICMA डिफाइन इट एज द एवरेज स्टैंडर्ड विच इट इज़ एंटिसिपेटेड कैन बी अटेंड ओवर ए फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम, प्रेफरेबली लॉन्ग एनफ टू कवर वन ट्रेड साइकिल। तो जनरली बोल दिया कि ये नॉर्मली 7 to 10 ईयर्स के लिए हमने क्या कर दिया, पहले से एक एवरेज स्टैंडर्ड सेट कर दिया, और हमने बोल दिया कि जो हम एक्चुअल कॉस्ट अचीव कर रहे हैं, हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया एक्चुअल कॉस्ट, तो अराउंड एक ट्रेड साइकिल के अंदर पूरी की पूरी अचीव हो जाएगी। इट इज़ यूज फॉर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेड साइकिल टू विच इट इज़ रिलेटेड। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई इन प्रैक्टिस, क्योंकि देखिए क्या हो गया कि आपको पर्टिकुलर 6-7 साल का जो पहले ही है एवरेज स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से हर बार आपको क्या करना पड़ेगा, वो एक्चुअल डेटा को कंपेयर करना पड़ेगा, बार बार कवर करना पड़ेगा। तो आप जब तक क्या करोगे, एक्चुअल डेटा देखते जाओगे देखते जाओगे देखते जाओगे और उसको एक्यूमुलेट करोगे, तो वैसे ही वो बहुत सारा पुराना हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में मेरे हिसाब से नहीं आएगा, क्योंकि करंट स्टैंडर्ड ही काम में आता है। फिर आपको दे रखा है आइडियल स्टैंडर्ड। देखिए ये भी जनरली मैं बोल सकता हूँ कि ये भी डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि आप सोचिए कि आइडियल का मतलब क्या हो गया कि जो एक तरीके से आपके लिए फेवरेबल हो। तो आप ऐसी पॉसिबल कंडीशन चाहते हो जो कि फेवरेबल कंडीशन हो, हाई डिग्री ऑफ एफिशिएंसी रहे, बोले मैनेजमेंट जो भी सोच रहा है वो पर्टिकुलर अप्लाई हो जाए। तो ये बहुत मुश्किल अप्रोच रहती है, क्योंकि आपको मैंने बताया मार्केट कंडीशन बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट है, तो वो ज़रूरी नहीं कि आपकी फेवरेबल कंडीशन के हिसाब से रहे। तो यहाँ पे हम आइडियल बोल सकते हैं कि रियल लाइफ में आपको बहुत अप्रोच करना मुश्किल होता है या पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इसको। तो ये बोला ICMA डिफाइन इट एज द स्टैंडर्ड विच कैन बी अटेंड अंडर द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन पॉसिबल। It is fixed and need a high degree of efficiency, best possible condition of management and the performance. Existing conditions and condition capable of achievement should be taken into consideration. तो existing condition भी देखोगे, और ये बोल रहा है कि ऐसी condition भी देखोगे जो आप अचीव कर सकते हो, वो साथ में देखनी चाहिए। तो existing भी और जो आप अचीव कर सकते हो दोनों। It is difficult to attain these ideal standard, मैं बार बार ideal बोलता हूँ, ideal नहीं ideal standard, ठीक है। अब फिफ्थ क्या बोल दिया, एक्सपेक्टेड और अटेनेबल स्टैंडर्ड। अब देखिए आपको पता है कि अटेनेबल मतलब क्या है, जो पाने लायक है, जो आप पा सकते हो, ठीक है। तो बोल दिया द स्टैंडर्ड विच इट इज़ एंटिसिपेटेड कैन बी अटेंड ड्यूरिंग ए फ्यूचर स्पेसिफाइड बजट पीरियड। तो जो भी आपने स्टैंडर्ड के लिए बजट पीरियड सोचा कि हाँ हम अगले 2 साल में, अगले 1 साल में पर्टिकुलर क्या करेंगे, इतनी कॉस्ट को अचीव कर लेंगे, यानी कॉस्ट से कम या कॉस्ट को अचीव कर लेंगे। कहने का मतलब हमारा पार्ट जो रहेगा वो फेवरेबल वेरिएंस का रहेगा, हमारी एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा नहीं आएगी, वो आपने सोच लिया। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड और अटेनेबल स्टैंडर्ड। अगर आप सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो आप क्या बोलोगे कि इतनी सेल हम अचीव कर लेंगे। फॉर सेटिंग दिस स्टैंडर्ड ड्यू वेटेज इज गिवन फॉर ऑल द एक्सपेक्टेड कंडीशन, इट इज़ मोर रियलिस्टिक दैन द आइडियल स्टैंडर्ड। तो ये मोर रियलिस्टिक है क्योंकि आप एक्सपेक्टेड कंडीशन की बात कर रहे हो, ना कि फेवरेबल। अब एक्सपेक्टेड में फेवरेबल भी आ सकती है और अनफेवरेबल पार्ट भी आ सकता है, समझ गए। यानी आप इसमें ये भी बोल सकते हो कि जो भी कंटिजेंसी आने वाली होगी फ्यूचर में, आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ क्या होगा, डिफिकल्टीज आएगी, तो उसको भी आप कंसीडर करोगे क्योंकि आप एक्सपेक्टेड कंडीशन की बात कर रहे हो। तो उस केस में आपका कॉस्ट कंट्रोल का पार्ट ज़्यादा रह सकता है, क्योंकि आपने सिर्फ फेवरेबल को नहीं देखा, अनफेवरेबल पार्ट को भी कवर किया है, ठीक है, एक्सपेक्टेड में। फिर आपको डी पॉइंट दे दिया। देखिए अब सारा पॉइंट खत्म, 4 पॉइंट खत्म, 5वां पॉइंट लास्ट क्या था, सेटिंग द स्टैंडर्ड। लेकिन मुझे कुछ और भी बताने थे। अब देखिए बेसिक और करंट का अगर आप यूज़ करोगे साथ साथ, तो वो क्या बनता है, कंबाइंड स्टैंडर्ड बन जाता है, ठीक है। इसी तरीके से एक रिवाइज स्टैंडर्ड भी होता है, उसमें जनरली क्या बोलते हैं कि हम जो भी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है उसको रिवीजन करते जा रहे हैं। जो भी हमने बजट बनाया, जो भी हमने बजट बोल सकते हो या स्टैंडर्ड कॉस्ट आपने सेट करी, उसको आप क्या कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने वो पर्टिकुलर जो पहले स्टैंडर्ड बनाया उसमें कुछ गलती कर दी, ऐसा हो सकता है। या आपको पता है कि कंडीशंस, मार्केट कंडीशंस में कुछ चेंज हो गया, तो उस हिसाब से आप रिवीजन करना चाहते हो, तो उसको रिवाइज कर सकते हो, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, रिवीजन स्टैंडर्ड या रिवाइज स्टैंडर्ड, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक। लेकिन जनरली वो आता नहीं है, इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर पार्ट में ये 5 ही कवर कर रखे हैं। फिर आपको दे रखा है सेटिंग द स्टैंडर्ड। यहाँ पे क्या बोल रखा है, आफ्टर चूजिंग द स्टैंडर्ड द सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड इज द वर्क ऑफ द स्टैंडर्ड कमिटी। द कॉस्ट अकाउंटेंट हैज़ टू सप्लाई द नेसेसरी कॉस्ट फिगर एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी कमिटी। ही मस्ट एंश्योर दैट द सेटिंग स्टैंडर्ड्स आर एक्यूरेट। तो ये बोल रहा है कि स्टैंडर्ड सेट करने का, आफ्टर चूजिंग द स्टैंडर्ड द सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड इज द वर्क ऑफ द स्टैंडर्ड कमेटी। स्टैंडर्ड कमेटी क्या करेगी, जो ऊपर मैंने आपको बताया था कि वो स्टैंडर्ड को सेट करेगी। कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करेगा, हेल्प करेगा जितने भी कॉस्ट फिगर है उसको सप्लाई करने में, यानी मेटेरियल से रिलेटेड क्या पार्ट रहा, लेबर से रिलेटेड क्या रहा, ओवरहेड से रिलेटेड कितनी कॉस्ट लगी, तो जितने भी कॉस्ट रिकॉर्ड है, कॉस्ट से रिलेटेड फॉर्म है, क्या यूज़ हो रहे हैं, वो उस कमेटी को सप्लाई करेगा।
उसके बेसिस पे क्या होगा, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो तय होगी, एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करेंगे, जो भी डेविएशन है वो पता करेंगे, फिर उसका एनालिसिस करेंगे, उसके बाद जो भी गलती है उसको सुधार करने के काम करेंगे। वो सारा पार्ट इसमें आ गया। अब देखिए ये भी कवर दे रखा है फंक्शंस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, जिसमें आपको क्या दे रखा है, वैल्यूएशन, प्लानिंग, कंट्रोलिंग। अब देखिए वैल्यूएशन में क्या बोल दिया, असाइनिंग द स्टैंडर्ड कॉस्ट टू द एक्चुअल आउटपुट। फिर प्लानिंग में क्या बोल दिया, यूज द करंट स्टैंडर्ड टू एस्टिमेट फ्यूचर सेल वॉल्यूम एंड फ्यूचर कॉस्ट। कंट्रोलिंग में क्या बोल दिया, एवेल्यूटिंग परफॉर्मेंस बाय डिटरमिनिंग हाउ एफिशिएंटली द करंट ऑपरेशन आर बीइंग कैरिड आउट। देखिए इनका लॉजिक सिंपल सा है कि वैल्यूएशन में जनरली ये होता है कि जो आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकलती है ना वो एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से निकलती है। तो आपको पता है कि जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है और स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई करोगे तो स्टैंडर्ड कॉस्ट निकल के आएगी। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो एक्चुअल आउटपुट के अकॉर्डिंग है, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो निकलती है ना वो एक्चुअल आउटपुट के अकॉर्डिंग निकलती है। ये याद रख लेना, क्योंकि जनरली मेटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है। फिर आपको पता है कि लेबर वेरिएंस आता है, पर जितने भी आप देखते हो जैसे ये फंक्शन देख रहे हो तो ये मेटेरियल के अकॉर्डिंग बोल रखा है। फिर आपको बोल दिया यूज़ द करंट स्टैंडर्ड टू एस्टिमेट फ्यूचर सेल वॉल्यूम एंड फ्यूचर कॉस्ट। अगर आप चाहो तो टोटल के हिसाब से सारा एक साथ बोल सकते हो ना, सबको जोड़ के, मेटेरियल, लेबर, ओवरहेड, तो आपके ऊपर है। अब देखिए क्या बोल दिया, करंट स्टैंडर्ड आप यूज़ कर रहे हो ताकि आप फ्यूचर सेल को एस्टिमेट कर सको, क्योंकि आपकी जनरली दे रखी है तो ये पहले की दे रखी है। अब आपने फ्यूचर सेल वॉल्यूम एस्टिमेट कर दी और फ्यूचर कॉस्ट को एस्टिमेट कर दिया। कंट्रोलिंग में क्या बोल दिया, क्योंकि आपने जनरली फ्यूचर कॉस्ट सेट कर दी, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट को आपने सेट कर दिया, तो उसके बाद आप क्या कर रहे हो, परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट कर रहे हो कि जो भी आपके एक्चुअल ऑपरेशन रहे, कि करंट ऑपरेशन रहे, वो कैसे काम कर रहे हैं। अगर वो बीच में सही काम नहीं कर रहे तो आप कॉस्ट कंट्रोल का बीच में ही तरीका सही कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बीच में ही आप लॉसेस जो भी हो रहे हैं उसमें सुधार करने का काम कर सकते हो। ये नहीं कि आप साल के एंड तक का वेटेज करोगे, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट तो पहले से सेट है, तो इसी का फ़ायदा होता है, तभी हम इसको आइडियल कॉस्ट बोलते हैं। एक अच्छी कॉस्ट, IDEAL, ठीक है, आइडल नहीं, IDLE मतलब क्या होता है, वो बेकार कॉस्ट होती है, व्यर्थ, बेकार, ठीक है। ये IDEALY वाली है, तो इसका मतलब ये फेवरेबल, अच्छी कॉस्ट है। अब देखिए स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड का पार्ट दे रखा है, तो इसमें सबसे पहले क्या दे दिया, ये बोल रहा है कि फर्स्ट स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इज टू सेट स्टैंडर्ड कॉस्ट, जो कि एक तरीके से प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट होती है, जो कि हर कॉस्ट के एलिमेंट से रिलेटेड होती है, कॉस्ट के हर एलिमेंट से रिलेटेड होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड। तो यहाँ पे यही बोल दिया। अब एक एक करके देखेंगे, लेकिन यहाँ पे बोल दिया कि जब भी आप क्या कर रहे हो, स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट कर रहे हो या प्रोडक्शन कॉस्ट को सेट कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड आपको फॉलोइंग फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है कि एक बिजनेस है, बिजनेस के क्या ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, क्या टेक्निकल एफिशिएंसी है, मतलब क्या मशीनरीज का यूज़ हो रहा है, ठीक है, और क्या वर्कर हैं, क्या क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है, वो सारा पार्ट इसमें देखा जाएगा। अब देखिए क्या बोला, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग क्राइटेरिया फॉर मटेरियल्स, लेबर एटसेट्रा। तो जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उससे रिलेटेड जो मटेरियल है उस मशीन में ढंग से यूटिलाइज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो क्वालिटी वाइज मटेरियल को देखा जाएगा। लेबर काम कर पाएंगे या नहीं काम कर पाएंगे, तो स्किल्ड वर्कर है या नहीं है, या पूरे के पूरे अनस्किल्ड है तो उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। क्या टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड यूज़ किए जाएंगे, जो कि मैंने आपको बताया, करंट, आइडियल, ठीक है, एक्सपेक्टेड या अटेनेबल, बेसिक, वो आपकी मर्जी है क्या यूज़ करना चाहो। फिर आपको बोल दिया प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट सो दैट वेरिएंस में बी डिटरमाइंड प्रॉपरली। आप क्या करोगे, प्रॉपर क्लासिफिकेशन करोगे, जिससे वेरिएंस क्या करो, प्रॉपरली, वही ABC क्लास बना दोगे। फिर आपको क्या बोल दिया, रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेटिंग स्टैंडर्ड्स। अब आपको पता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी जो भी होती है वो पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर के पास होती है, तो आपको पता है कि आपने अथॉरिटी को डेलीगेट किया हुआ है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बांटी हुई है। तो उस केस में क्या है कि जो भी स्टैंडर्ड को सेट करेगा वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट देखेगा कि हमने जो एक्चुअल कॉस्ट निकाली है वो सही ढंग से निकाली नहीं निकाली। अगर सही नहीं निकाली तो उस केस में क्या होगा, उनको रिपोर्ट देनी पड़ेगी, जो कि डायरेक्टर को देनी पड़ेगी। ये पर्टिकुलर पार्ट बोल दिया। अब देखिए सबसे पहले जो आपका पार्ट दे रखा है वो दे रखा है डायरेक्ट मटेरियल स्टैंडर्ड का, फिर आपको लेबर का दे रखा होगा, फिर आपको ओवरहेड में भी 2-3 अलग अलग दे रखे होंगे। तो यहाँ पे मैंने इसलिए सारा पार्ट कवर कर रखा है। अब देखिए ये क्यों कवर कर रखा है, क्योंकि इससे रिलेटेड थियोरेटिकल पार्ट 2-3 एग्जाम में आ चुके हैं, जो कि मैं आपको पास्ट ईयर के MCQs में बताऊंगा, इसलिए मुझे कवर करना इसको भी पड़ा, ठीक है। इसलिए आज की वीडियो में ये भी पार्ट पूरा का पूरा कवर कर रहे हैं। अब देखिए मैं क्या करूँगा कि इनसे रिलेटेड पॉइंट आपको ऊपर ऊपर से बताऊँगा, ये आप पढ़ के देख लेना, आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप देखिए कि सबसे पहले आपको डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट दे रखा है, तो आपको पता है कि अगर आपने वेरिएंस पढ़े हैं कॉलेज में या अगले वीडियो में, जैसे आप क्या करोगे कि उसके मेरे हिसाब से छोटे छोटे MCQs भी देखोगे, ये बोल सकते हैं, या छोटे छोटे क्वेश्चन भी कवर करोगे, किसके, मटेरियल के, लेबर के। तो जो आपको पता है कि मटेरियल वेरिएंस में जो पार्ट आता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आता है, उसके क्या होता है, जनरली आपको 2 पार्ट दिखते हैं, एक तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस और एक मटेरियल यूजेज वेरिएंस, ये दिखता है। फिर इसके अंदर आपको 2 पार्ट दिखते हैं,
ठीक, जैसे आपको मटेरियल क्या दिखता है, सब यूजेस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस दिखता है, इस तरीके से आपको अलग अलग पार्ट दिखते हैं। तो आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। प्राइस का मतलब क्या होता है, आपको प्राइस से रिलेटेड पार्ट देखना है। यूजेस का मतलब क्या, क्वांटिटी का पार्ट देखना है। तो अगर आपको यूजेस का पार्ट दे रखा है तो यूजेस हमेशा किससे लिंक है, क्वांटिटी से लिंक है, याद रखना। तो जब भी मैंने यहाँ यूजेस लिखा है तो इसका मतलब ये मत सोचना कि आपको दूसरी बुक्स में भी यूजेस देखने को मिलेगा, क्या पता मटेरियल क्वांटिटी देखने को मिले। तो ये बोल रहा है कि जब भी आप डायरेक्ट मटेरियल की बात करते हो तो उसमें आप किसकी बात करते हो, किसी भी मेटल की क्वांटिटी और प्राइस की बात करते हो तो दो पार्ट आते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है, क्वांटिटी का पार्ट। अब देखिए क्वांटिटी में आप क्या देखोगे, अगर आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव करनी है तो मेटल की क्वांटिटी के पार्ट में आप क्या देखोगे, एक तो उसकी साइज, मतलब कितना आपके पास मेटल आना चाहिए, और साथ में उसकी क्वालिटी। तो बार बार यही पार्ट दे रखा है इसमें। ये बोल रहा है कि अगर आप क्वांटिटी और क्वालिटी को एनालिसिस कर रहे हो मेटल रिक्वायरमेंट को देखते हुए, तो एक लिस्ट बनाई जाएगी कि मेटल की क्या ग्रेड है, क्या क्वांटिटी है। ग्रेड मतलब क्या, क्वालिटी का मेटल है, और कितनी क्वांटिटी है वो आपने सेट कर दी, जिसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे दे रखा है स्टैंडर्ड मटेरियल स्पेसिफिकेशन। आगे समझ में, तो पढ़ के देख लेना, सिंपल यही है। फिर आपको बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल टू बी यूज्ड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी लेड डाउन बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मीन्स। ये बोल रहा है कि जब भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज़ करोगे तो जनरली वो क्या बोलती है, पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करेगी। आप देखना पर यूनिट का मतलब क्या होता है, जब भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें क्या होगा, ऐसे आएगा कि आपका जो ए कैटेगरी का पार्ट है उसका आपका 20 kg पर यूनिट का मेटेरियल यूज़ होता है। 20 kg स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऐसे दे रखी होगी, 20 kg पर यूनिट ऐसे दे रखी होगी। तो जनरली अगर आप टोटल निकालना चाहो तो टोटल निकाल सकते हो, लेकिन आपको ऐसे बोल रखा होगा 20 kg 30 kg इस तरीके से दे रखा होगा। तो वो क्यों दे रखा है, तो बोल रहा है कि इसके लिए बाय रेफरेंस टू वेट ऑफ मटेरियल इन द फाइनल प्रोडक्शन। आपको पता है कि अगर मैंने बोला कि एक पर्टिकुलर डी यूनिट बनाने के लिए, याद रखना डी यूनिट बनाने के लिए ए बी और सी मेटेरियल लगता है, तो ए का कितना केजी लग रहा है, बी का कितना केजी लग रहा है, सी का कितना केजी लग रहा है। तो वही ये केजी यानी मेटेरियल है, तो मेटेरियल का वेट देने के लिए ताकि वो फाइनल प्रोडक्शन में पता किया जा सके कि ए का कितना वेट है, बी का कितना वेट है, सी का कितना वेट है। क्योंकि अगर आपने टोटल में देख लिया तो ये पता नहीं चलेगा कि किसी पर्टिकुलर प्रोपोर्शन का कितना पार्ट मिक्स होता है, ताकि बाद में आप गलती ना करो अगली बार के लिए। बी ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस विद ड्यू अलाउंस फॉर चेंज इन कंडीशंस। तो ये बोल रहा है कि पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर हमें ड्यू अलाउंस भी देखना पड़ेगा कि कंडीशंस में क्या क्या चेंज हुआ है, तो उस बेसिस पे मटेरियल क्या होगा, मंगाया जाएगा। तो जनरली हम क्या बोलते हैं, तभी हम पर यूनिट का पार्ट देखते हैं। क्या देखते हैं, पर यूनिट का मतलब क्या हो गया, देखिए पर यूनिट क्या है, एक फिनिश गुड्स की बात करता है। तो आपको पता है कि मैं ऐसे बोलता हूँ 20 kg पर यूनिट ए का डी में यूज़ हो रहा है, डी क्या है, फाइनल गुड्स है। बी का 30 kg पर यूनिट यूज़ हो रहा है। ठीक, अब आपको पता है कि वो पहले यूज़ हुआ था, क्या पता इस साल जो यूज़ हो रहा है वो 20 kg की जगह कितना यूज़ हो रहा है, 18 kg यूज़ हो रहा है। 30 kg की जगह कितना हो रहा है, 28 kg यूज़ हो रहा है, 27 हो रहा है या 32 हो रहा है। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि कंडीशन चेंज हुई, तो उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ा, यूजेज भी चेंज करना पड़ा। बाय मीन्स ऑफ टेस्ट रन कंडक्टेड अंडर डिफरेंट कंडीशन एंड टेकिंग एन एवरेज ऑफ क्वांटिटी यूज। तो जनरली एवरेज ऑफ क्वांटिटी कितनी यूज़ की है वो देखने के लिए, और टेस्ट रन बीच में लेते हो तो इसलिए आपको केजी पर यूनिट निकालना पड़ता है। ये जनरली ये बोल रहा है। ड्यू अलाउंस मस्ट बी मेड फॉर नॉर्मल वेस्टेज। देखिए बोल रहा है कि ड्यू अलाउंस जो भी किया जाता है वो किसके लिए, नॉर्मल वेस्टेज। दिस इज जनरली बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड वेस्टेज विच इज़ अनअवॉइडेबल। तो ये जो अलाउंस किया जाता है वो क्यों किया जाता है, क्योंकि इसको आप रोक नहीं सकते हो, तो आपको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा। हम बोल सकते हैं कि जैसे आपको पता है कि नॉर्मल लॉस के पार्ट में लेस करना पड़ेगा, क्योंकि एब नॉर्मल तो नहीं है। अनअवॉइडेबल का मतलब क्या होता है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, तो जनरली वो क्या है, नॉर्मल लॉस के पार्ट में होगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि ऑयल क्या होता है, ऑयल का टैंकर होता है, अगर वो 1000 किलोमीटर कवर करके एक पर्टिकुलर पेट्रोल पंप या स्टेशन पे पहुँचता है, तो हम क्या बोलेंगे, उस पर यार 2% तो उड़ने के चांस होंगे, इवोपोरेट होने के चांस तो होंगे ही होंगे। या मैं बोलूँगा कि देखो जैसे कुछ पर्टिकुलर जैसे टैंकर में कुछ भी किया जाता है कि लीटर के हिसाब से कुछ भी मटेरियल जाता है, तो अगर हम बोलते हैं कि लीकेज जनरली होता ही है या लीकेज के चांसेस रहते ही हैं, तो कुछ ना कुछ क्या होगा, लीकेज पार्ट होगा और कुछ ना कुछ वेस्ट होगा, तो हम उसको नॉर्मल लॉस में कंसीडर करते हैं, क्योंकि उसको हम चाहते हुए भी रोक नहीं सकते। तो यहाँ पे बोल दिया इवोपरेशन ऑफ कट्स ब्रोकन पार्ट, जो कि जनरली होते ही होते हैं, जिनको हम रोक नहीं सकते हैं, तो वो क्या है, अनअवॉइडेबल पार्ट है। इसलिए हमें अलाउंस क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब उतना पार्ट हमें लेस के हिसाब से क्रिएट करना पड़ेगा, और कॉस्ट के पार्ट में उसको जनरली कंसीडर करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि देखिए नॉर्मल लॉस से जनरली क्या होता है, आपकी कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाती है।
क्योंकि नॉर्मल लॉस में आप क्या करते हो, सिर्फ क्वांटिटी लेस करते हो लेकिन कॉस्ट का पार्ट लेस नहीं करते, तो कॉस्ट आपकी बड़ी भी दिखती है और क्वांटिटी आपको कम दिखती है। जैसे आप डिवाइड करोगे तो कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगी, आपकी ज़्यादा आएगी। फिर आपको मेटल प्राइस स्टैंडर्ड दे दिया, जिसमें जनरली आप क्या करोगे, मेटल की प्राइस देखोगे। ठीक, देखिए अब इसमें जनरली मेन पार्ट जो देखोगे तो वो ये देखना कि बोला कि जब भी मेटल प्राइस अगर आप सेट करोगे तो आपको उससे पहले क्या देखना पड़ेगा, आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ परचेजिंग, कि हमने प्रॉपर जो गुड्स है वो परचेज कर लिया एंड स्टोर कीपिंग फंक्शन, हमारे पास एक तरीके से गोडाउन ये प्रॉपर अरेंज है। अगर गोडाउन है उसके हिसाब से तो हम क्या करेंगे, मेटल पहले से होल्ड करके रखेंगे। अगर गोडाउन ही नहीं होगा तो क्या होगा, जितना हमें रिक्वायरमेंट होगी उतना ही मंगाएंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, वेस्टेज हो जाएगा। आप देखते हो कि इंडिया में गोडाउन बहुत ज़्यादा कमी है, तो आप देख सकते हो कि कभी कभी बारिश हो जाती है तो क्या होता है, वीट यानी गेहूं पूरा का पूरा क्या हो जाता है। अभी आपने न्यूज़ में ही देखा होगा, खूब बार जब भी बारिश होती है तो क्या होता है, लिखा हुआ आता है कि कोटा संभाग में बहुत सारा वीट क्या हो गया, इतना क्विंटल या इतना टन वीट जो है वो ख़राब हो गया। तो क्यों हो गया, क्योंकि गोडाउन की कमी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्टोर कीपिंग फंक्शन है या नहीं है। द एम ऑफ सेटिंग मेटल प्राइस स्टैंडर्ड टू अचीव मैक्सिमम एफिशिएंसी, नॉर्मल पार्ट है, जिससे हम बोल सकते हैं कि जो डायरेक्ट मेटल कॉस्ट हो वो मिनिमम हो सके। तो देखिए आपको मेटल की ऐसी प्राइस चाहिए जिस पे डिस्काउंट भी मिले, जिसमें आप बल्क में अगर परचेज करोगे तो आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो कम आए, ठीक है, और आपको जो मार्केट प्राइस है उसके अकॉर्डिंग आपको सही भी कॉस्ट लगे। आपको लग रहा है कि मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग आपको कम ही मिल रहा है, कम में ही मिल रहा है, ये बोल सकता हूँ, यानी कॉस्ट क्या लग रही है आपकी, कम लग रही है। फिर आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर डायरेक्ट लेबर दे दिया। अब इसमें देखिए जनरली आपका दो पार्ट आएगा। आपको पता है कि जब भी आप डायरेक्ट लेबर वेरिएंस के पार्ट देखते हो यानी लेबर कॉस्ट वेरिएंस के पार्ट देखते हो तो इसमें आपका लेबर रेट आता है और लेबर एफिशिएंसी आता है। तो देखिए रेट किससे रिलेटेड है, प्राइस से रिलेटेड, लेबर रेट, ठीक है, नाम ही दे रखा है लेबर रेट, तो वो प्राइस से रिलेटेड है। और लेबर एफिशिएंसी, जैसे हम वहाँ पे यूजेस की बात करते थे क्वांटिटी मटेरियल में, यहाँ पे हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। तो एफिशिएंसी का मतलब वो कितने टाइम में काम करता है, तो यहाँ पे टाइम की बात करेगा। तो यहाँ पे दो स्टैंडर्ड है, एक तो आपका लेबर टाइम होगा और एक आपका लेबर रेट होगा, जनरली ये बोल रहा है। तो ये बोला डायरेक्ट लेबर कॉस्ट डिपेंड अपॉन लेबर टाइम एंड वेज रेट एंड देयरफॉर सेटिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर डायरेक्ट लेबर इन्वॉल्व सेटिंग टू रिलेटेड स्टैंडर्ड। इसका मतलब जब भी आप स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करते हो तो आपको पर्टिकुलर दो पार्ट कंसीडर करने पड़ते हैं। हाँ उसके सब पार्ट आते हैं, उसके सब पार्ट आते हैं, लेकिन जनरली आपको पता है कि मेन तो ये दो ही हैं, स्टैंडर्ड लेबर टाइम और लेबर रेट स्टैंडर्ड। देखिए जनरली इसमें क्या होगा, ये देखेंगे कि जो पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ वर्कर है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, वो कैसे काम करेंगे जिससे हमारी क्या हो सके, एफिशिएंसी बढ़ सके, ठीक है। यानी वो लेबर टाइम कैसे यूज़ होगा, तो उसमें जनरली आप क्या करोगे, टाइम एंड मोशन स्टडी के पार्ट यूज़ करोगे। तो आपको पता है कि उसमें आप देखोगे पर्टिकुलर वर्कर को कितनी थकान हो गई काम करते हुए, या जो टाइम के हिसाब से हमने बोला कि वो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर देखोगे। जैसे उसने पिछले साल आपने देखा था कि पिछले परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपने देखा कि उसने 8 आवर्स पर डे के हिसाब से कितनी यूनिट बना दी, 4 यूनिट बनाई। तो उस बेसिस पे आपको लग रहा है कि इस बार भी क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई होगी, तो 8 आवर में वो 5 यूनिट बना सकता है। तो आपने पहले से ही एक स्टैंडर्ड सोच के चल लिया, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर 8 आवर के हिसाब से आपने कॉस्ट भी थोड़ी सी बढ़ा दी, कहने का मतलब रेट भी उसको ज़्यादा देने की सोच दी, क्योंकि वो क्या सोचेगा, यार पहले तो 4 यूनिट बनाने के लिए देता था 5 यूनिट। तो आप जनरली थोड़ी सी कॉस्ट क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, उसको लेबर रेट क्या कर दोगे, ज़्यादा प्रोवाइड भी कर सकते हो, ठीक। या हम बोल सकते हैं कि देखिए स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, उसके हिसाब से आप रेटें भी क्या करोगे, अलग अलग तय करोगे। तो वैरायटी ऑफ फैक्टर आपको देखने पड़ेंगे। और यार ना पास्ट परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो उसके साथ आपको आज की कंडीशन के हिसाब से जो भी एनवायरमेंटल चेंज हुए, जो भी मार्केट में चेंज हुए, एनवायरमेंटल बोल रहा हूँ, जो भी मार्केट की कंडीशन में चेंज हुए उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और उस हिसाब से टाइम को सेट करना पड़ेगा। वैसे ही आपको रेटेड भी उसी हिसाब से देनी पड़ेगी, या जो हम बोल सकते हैं कि जो भी लेबर, जो भी मजदूरी है वो उसी हिसाब से देनी पड़ेगी। द ऑब्जेक्ट इज़ टू प्लान फॉर एक्चुअल वेजेस टू बी पेड, कि एक्चुअल वेजेस क्या पे की जाएगी, जो कि एक तरीके से स्टैंडर्ड के फॉर्म में सेट की जा रही है। अब आपको बताएगी क्या पता एक्चुअल ज़्यादा हो गई, तो वो वेरिएंस क्यों आया वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी क्या सेट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। ए वैरायटी ऑफ फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड एंड अलाउंस मेड फॉर देम वाइल सेटिंग स्टैंडर्ड वेज रेट। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया कि प्रिंसिपल ऑफ देम आर, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द देम आर क्या है, यानी बहुत सारे उनमें से कौन से हैं, जैसे फ्यूचर ट्रेंड ऑफ वेजेस विच कैन बी एंटिसिपेटेड। तो ये बोल रहा है कि वेजेस का फ्यूचर ट्रेंड क्या होगा, जो कि जनरली आप बोल सकते हो कि वर्कर की नॉलेज के हिसाब से, स्किल के हिसाब से, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के हिसाब से देख सकते हो कि कैसे वेजेस का ट्रेंड बढ़ता हुआ जा रहा है। कलेक्टिव एग्रीमेंट बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट, जो कि क्या पता ट्रेड यूनियन के थ्रू एक तरीके से लेबर को हेल्प मिल रही है, जो कि मैनेजमेंट में जाके बात रखते हैं और उसके हिसाब से लेबर रेट
तय होती है। गारंटीड मिनिमम वेजेस, जो कि जनरली आपको दिखता है एक्ट वैक्ट में कहीं ना कहीं गारंटीड मिनिमम वेजेस मिलती ही है। एंड ओवर टाइम वेजेस की अगर वो एक्स्ट्रा काम करेंगे, इफ़ द लेवल ऑफ एक्टिविटी मेक्स ओवर टाइम इनएविटेबल। इसका मतलब क्या हो गया कि ओवर टाइम वेजेस कब होती है जनरली, आपको पता है कि इनएविटेबल का मतलब जिसको रोका नहीं जा सकता, जिसको रोकना संभव नहीं हो। तो अगर ओवर टाइम होके ही रहेगा आपको पता है, तो आपने पहले से ही स्टैंडर्ड में भी ओवर टाइम वेजेस का पार्ट तय कर दिया कि अगर ओवर टाइम होगा तो हम 20 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से वेजेस देंगे, 30 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से वेजेस देंगे। तो इनएविटेबल का मतलब क्या हो गया, अगर ओवर टाइम आवर्स को आप रोक नहीं सकते हो, उसको रोकना संभव है ही नहीं, तो आप पहले से ही स्टैंडर्ड में भी सेट कर दोगे, क्योंकि आपको पता है कि वो एक्चुअल में भी होके ही रहेगा। बोथ दीज स्टैंडर्ड मस्ट बी सेट आफ्टर ए डिटेल स्टडी ऑफ लेबर वर्क इन्वॉल्व। ऐसा आ गया। फिर आपको जो दे रखा है वो कौन सा दे रखा है, स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट्स दे रखा है। अब इसमें देख लेते हैं क्या बोल रहा है। देखिए अब इसमें जनरली बोल रहा है कि इसका प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट क्या है, जो भी हम स्टैंडर्ड ओवरहेड को सेट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ओवरहेड की रेट सेट कर रहे हैं टू मिनिमाइज द ओवरहेड कॉस्ट चार्जेबल टू प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है, वही आपको पता है कि जब भी हम रेट की बात कर रहे हैं तो ओवरहेड कॉस्ट मिनिमाइज हो पाए तो हम एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। अब देखिए आपने अगर चैप्टर ढंग से पढ़े हुए कॉस्टिंग से रिलेटेड बी.कॉम में, आपके एम.कॉम में, तो आपको पता है कि अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड का चैप्टर आता है, जिसमें क्या होता है कि जो भी आपके इनडायरेक्ट ओवरहेड है, जो भी आपके इनडायरेक्ट ओवरहेड है जनरली किसी न किसी वे में बढ़ते हैं। कभी प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे, तो नीचे आपने डिवाइड क्या कर दिया, जैसे मान के चलो कि फैक्ट्री ओवरहेड 1 लाख आ रहा है और आपको जो प्राइम कॉस्ट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 50,000 दे रखी है। तो जैसे आप इंटू 100 करोगे तो आपको पता है कि ये कटा, ये 200% आ गया। तो ये 200% किसका है, आपको पता है कि आपका जो फैक्ट्री ओवरहेड होगा वो प्राइम कॉस्ट का 200% है। तो अगर आपकी प्राइम कॉस्ट 70,000 आती है तो उस केस में फैक्ट्री ओवरहेड कितना होगा, 1,40,000 होगा। तो आपने क्या बोला, 200% ऑफ प्राइम कॉस्ट, जो कि आपका फैक्ट्री ओवरहेड है। तो आपने क्या कर दिया, एक ओवरहेड का अपोर्शन कर दिया, जिसको आप अलग अलग पार्ट्स में भी देख सकते हो। तो आपको बताया कि एक आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, एक सर्विस डिपार्टमेंट होता है। चलो एक एग्जांपल और दे देता हूँ कि मान के चलो कि जो भी आपके ओवरहेड आए, जैसे आपके फैक्ट्री के ओवरहेड ही मैंने बोल दिया एग्जांपल के फॉर्म में 2 लाख आए, और मशीन ओवर की अगर बात करोगे तो कितने हैं, 1 लाख है। तो अगर आप जैसे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ₹2 पर मशीन ओवर आ जाएगा, ₹2 पर मशीन ओवर आ गया। तो ये क्या, अगर आपने ओवरहेड को क्या कर दिया, अपोर्शन कर दिया, एक तरीके से बांट दिया। ठीक है, तो आप पहले ओवरहेड को क्या करोगे, फिक्स में, वेरिएबल में, सेमी वेरिएबल पार्ट है उसमें क्लासीफाई कर दोगे, बोल दिया। उससे पहले जनरली आप क्या देखोगे, डिपार्टमेंट देखोगे, उनकी एक्टिविटी क्या है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जैसे आपके 3 डिपार्टमेंट है ABC, सर्विस में आपके 2 हैं, D और E, ऐसे देखोगे तो आपको पता है कि सर्विस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट होती है वो भी बाद में प्रोडक्शन में जाके चले जाती है। तो ये सारा पार्ट आप कंसीडर करोगे और हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की एक ओवरहेड की टोटल कॉस्ट देखोगे, ओवरहेड की कॉस्ट देखोगे, समझ गए। तो ये बोल रहा है कि फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल में बांट दोगे। द कॉस्ट एक्सपेक्टेड टू बी इंकर्ड अंडर ईच हेड फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट शुड बी कैलकुलेटेड फॉर ए गिवन पीरियड। तो मैंने आपको बोला प्रोडक्शन सर्विस का अलग अलग पार्ट निकल जाएगा। जैसे देखिए पावर की क्या कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन क्या लगा, रिपेयर का पार्ट क्या लगा, ठीक है, डायरेक्ट सारे पार्ट क्या लगे, वो तो चलो डायरेक्ट मेटेरियल का पार्ट आ गया। इनडायरेक्ट मेटेरियल क्या आया, इनडायरेक्ट वेजेस क्या आया, क्योंकि जनरली हम इसमें ओवरहेड की बात कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट की बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो पहले से ही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में बटे हुए हैं। आपको पता है कि डायरेक्ट मेटेरियल क्या होता है, पर्टिकुलर A डिपार्टमेंट का पहले से ही पता होगा, B डिपार्टमेंट का पहले से पता होगा, क्योंकि वो उसका नाम ही क्या है, डायरेक्ट। जबकि इनडायरेक्ट जनरली क्या होगा, ओवरहेड, हमें पता है कि उनको हमें अपोर्शन करना है, तो ABC में एक पर्टिकुलर रेशो में अपोर्शन करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, फैक्ट्री के लाइटिंग एक्सपेंस फैक्ट्री के लाइट पॉइंट के बेसिस से बटेंगे, जैसे कैंटीन के एक्सपेंस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के बेसिस पे बटेंगे, जनरली ऐसे आप बांट दोगे। फिर सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी पार्ट आएगा उसके मेथड आते हैं और उसको आप क्या करते थे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट देते थे। तो इस तरीके से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकल के आ जाती थी। द एक्सपेक्टेड कॉस्ट में बी लेट डाउन इन डिटेल इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट बजट बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, प्रेजेंट कंडीशन एंड फ्यूचर ट्रेंड। तो जनरली आप क्या कर रहे हो, एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो, तो इसलिए आप क्या कर रहे हो, उस हिसाब से बजट बना रहे हो और आप सेट कर रहे हो कि आपकी ओवरहेड कॉस्ट क्या निकल के आएगी। The standard overhead rate for each of the service department should be calculated and applied to producing department। देखो आ गया ना, तो मैंने क्या बोला, हर सर्विस डिपार्टमेंट की जो भी ओवरहेड रेट निकाली उसको कहाँ अप्लाई कर दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अप्लाई कर दिया। द स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट फॉर द प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट में बी डिटरमिन्ड एज ए डायरेक्ट लेबर ओवर रेट, मशीन ओवर रेट और परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। जैसे देखो मैंने अभी आपको प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे बोला,
वैसे मैंने आपको नीचे मशीन ओवर के बेसिस बताया, तो ऊपर देखिए अमाउंट ऑफ ओवरहेड आएगा और नीचे क्या आएगा, मशीन ओवर्स आएंगे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 2 रुपीज़ पर आवर आ रही है, तो इस तरीके से किसी न किसी बेसिस पे बांटोगे जब आपको एग्जाम में दे रखा होगा। डायरेक्ट लेबर रेट, अमाउंट ऑफ ओवरहेड अपॉन लेबर आवर रेट। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रुपीज़ पर लेबर आवर। परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो नीचे देखिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब आपको पता है कि जैसे इनटू 100 करोगे तो वो परसेंटेज के फॉर्म में आ जाएगा कि डायरेक्ट वेजेस का कितना परसेंटेज है, जैसे मेरे प्राइम कॉस्ट का परसेंटेज आया था, समझ गए। अब आपको दे रखा है स्टैंडर्ड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। अब देखिए जनरली जैसे आपने लेबर का पार्ट देखा, वैसे आप क्या कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट सेट कर रहे हो, क्योंकि आपने बीच में तो क्या करा था, बी पॉइंट में लेबर का पार्ट देखा, फिर आपने ओवरहेड देखा। तो वैसे ही आपको पता है कि जैसे लेबर काम करते हैं तो वो तो हम बोल सकते हैं कि लीस्ट काम करते हैं, नॉर्मल यानी मेन काम करते हैं, लेकिन आपको पता है कि जो स्किल वाला काम होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होगा। ठीक, जो माइंड वाला काम होगा एक तरीके से हम बोल सकते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि मैक्सिमम क्वांटिटी एंड क्वालिटी का पार्ट यूज़ करते हुए मिनिमम कॉस्ट को देखेंगे कि मैक्सिमम क्वांटिटी और क्वालिटी का पार्ट सिक्योर किया जा सके और मिनिमम कॉस्ट अराइज हो सके। तो उस केस में हम ऐसी स्टैंडर्ड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट सेट करेंगे। तो इस केस में क्या बोल दिया, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन शुड बी स्टडीड इन डिटेल, O&M डिवीजन यानी ऑपरेटिंग और मैनेजमेंट डिवीजन बाय एग्जामिनिंग द ऑफिस ऑपरेशन एंड सजेस्टिंग सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेथड। तो ये ऑपरेटिंग एंड मैनेजमेंट डिवीजन कर दिया गया ऑफिस ऑपरेशन का, और सिंप्लीफिकेशन कर दिया गया, मेथड्स का स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया गया, जिससे एक तरीके से आपको पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने में हेल्प हुई। तो ये बोल रहा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म में बी सेट बाय वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। तो देखिए जो ये बोल रखा था ना वो नीचे बता दिए कि पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन और मेथड टीम है उनकी एडवाइस के थ्रू, टाइम एंड मोशन स्टडी कि जो भी ऑफिस में वर्कर काम कर रहे हैं या एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो कितने और काम करते हैं, कितना फैटिक हो जाते हैं, किस एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं, वो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी दिख जाएगा और उनकी टाइम एंड मोशन स्टडी के बेसिस पे भी दिख जाएगा कि उनको वर्क अलॉट होता है तो वो कैसे काम करते हैं। चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्क यूनिट एंड फिक्सिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट पर वर्क यूनिट। तो ये बोल रहा है कि अप्रोप्रिएट काम करने वाले यूनिट या आप ग्रुप बांट दोगे, डिपार्टमेंट बांट दोगे और उनके हिसाब से आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स कर दोगे कि उनको हमें कितनी वेजेस या सैलरी देनी पड़ेगी, वेजेस तो नहीं, सैलरी कितनी देनी पड़ेगी, उस हिसाब से कॉस्ट सेट कर दोगे। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट शुड बी क्लासिफाइड इनटू फिक्स, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल आइटम बिफोर सेटिंग द स्टैंडर्ड रेट। तो जो भी हम सैलरी का पार्ट दे रहे हैं, जो भी पर्टिकुलर फीस का पार्ट दे रहे हैं, जैसे कोई सीए हो गया तो ऑडिट फीस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गए, ठीक है, और आपका सैलरी वैलरी का पार्ट हो गया, वो सारा पार्ट इसमें जनरली देख लिया जाएगा। ऐसे जनरली पार्ट बोल दिया। लेकिन देखिए हम कॉस्टिंग की बात करते हैं तो ज़्यादातर आप ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के ले सकते हो, लेकिन फाइनेंस के नहीं लेते हो तो फाइनेंस के इसमें कवर नहीं होंगे। फिर आपकी देखिए बोल रखा है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो बोल रहा है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, सेल से। तो सबसे पहले आपको सेल्स का फोरकास्ट एस्टिमेट करना पड़ता है, यानी सेल्स का फोरकास्ट करना पड़ता है, उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को एस्टिमेट कर पाओगे। क्योंकि आप जनरली देखते हो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एक सेल के परसेंटेज के फॉर्म में हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप सेल का फोरकास्ट करो, यानी सेल्स वैल्यू निकालो, उसके बेसिस पे आप उसके एक्सपेंस निकालो। द क्लासिफिकेशन ऑफ दीज कॉस्ट इनटू फिक्स, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल आइटम इज नेसेसरी। अनदर प्रीरिक्विजिट फॉर सेटिंग स्टैंडर्ड इज अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ द फंक्शन एंड डिटर्मिनिंग स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ ऑपरेशन। तो ये बोल रहा है कि बिजनेस में जो भी ऑपरेशन का पार्ट होगा, मैनेजरल एफिशिएंसी का पार्ट होगा, वो डिटेल में आपको स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके ही आप क्या करोगे, सेल से रिलेटेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट देख पाओगे। मतलब मार्केटिंग रिसर्च कौन करेगा, मार्केटिंग सर्वे कैसे होगा, वो सारा पार्ट, बिजनेस के ऑपरेशन कहाँ कहाँ एग्जीक्यूट होंगे, डिपार्टमेंट कहाँ का काम करेगा, सेलिंग डिपार्टमेंट, वो सारा पार्ट पहले आपको देखना पड़ेगा, तब जाके आगे अप्रोच हो पाएगी। अब देखिए यहाँ पे वेरिएंस एनालिसिस का पार्ट दे रखा है, ठीक है। अपना वैसे भी देखिए टॉपिक के जो रिलेटेड बचे हैं तो वो अराउंड 2.5 पेज ही बचे हैं। अब नॉर्मल पार्ट है, ये जल्दी हो जाएंगे क्योंकि टिपिकल नहीं है। देखिए अगर आप पढ़ोगे तो एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्योंकि ये इतने ज़्यादा टिपिकल नहीं है। ये बोल रहा है कि जब भी मैनेजमेंट की अटेंशन होगी वो किसके बेसिस पे आएगी, वेरिएशन के बेसिस पे, कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है और जो स्टैंडर्ड सेट किया उसमें क्या गैप आ गया। तो जनरली ये किसके बेसिस पे प्रिंसिपल है, मैंने आपको बताया मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो मैनेजमेंट कब देखेगा, जब वो देखेगा कि आप ऑफ स्टैंडर्ड हो रहे हो, मैंने आपको बताया, मतलब आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस और जो आपने स्टैंडर्ड सेट करी उसमें गैप आ रहा है। जनरली हम कॉस्ट का पार्ट देखते तो मैंने क्या बताया, अगर फेवरेबल पार्ट देखते तो कब, अगर आपने स्टैंडर्ड सेट करी और एक्चुअल आपकी कम आ रही है स्टैंडर्ड से,
जैसे स्टैंडर्ड आपने 1 लाख सेट करी और एक्चुअल कॉस्ट कितनी आ रही है, 80 आ रही है, तो 20,000 जो बचाएगा वो क्या बताएगा, फेवरेबल पार्ट बताएगा। इसी तरीके से अगर आपने स्टैंडर्ड 1 लाख सेट करी और एक्चुअल जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 1,30,000 आ रही है, तो वो ज़्यादा आ रही है, ज़्यादा आ रही है तो मतलब किसका पार्ट डिनोट करेगा, एडवर्स का पार्ट, जिसे हम क्या बोलेंगे, अनफेवरेबल भी बोल सकते हैं और एडवर्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे यही बोल रखा है कि फेवरेबल जिसको पॉजिटिव या क्रेडिट बोल सकते हो और अनफेवरेबल जिसको नेगेटिव, एडवर्स या डेबिट भी बोल सकते हो। तो यही पार्ट दे रखा है, एक बार पढ़ के देख लेना, ठीक है। इस तरीके से नॉर्मल पार्ट है। फिर आपको दे दिया कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल वेरिएंस। देखिए नाम बहुत सारे हैं, नाम तो देखिए मैं आपको 2-3 अभी मैनुअल भी बोल यानी वर्बली भी बोल के बता दूंगा, जो कि मैंने पीडीएफ में कवर नहीं करे, तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर किए हैं। तो ये बोला इट रेफर्स टू डेविएशन कॉज बाय सच फैक्टर विच कुड बी इन्फ्लुएंस बाय द एग्जीक्यूटिव एक्शन। तो जनरली क्या है, इसको कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन मैनेजमेंट के एक्शन की वजह से या मैनेजर के एक तरीके से एफर्ट की वजह से हम बोल सकते हैं कि वेरिएंस बहुत ज़्यादा क्या हो गए, एडवर्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बोल दिया या फेवरेबल भी हो सकते हैं, पर हम किसकी बात कर रहे हैं, कंट्रोलेबल वेरिएंस की बात कर रहे हैं, कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था उससे हम डेविएट हो गए, तो वो वेरिएंस की डिनोट कर रहा है। लेकिन कंट्रोलेबल का मतलब क्या हो गया कि मैनेजमेंट या एग्जीक्यूटिव जो भी है इसको कंट्रोल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक्सिस यूजेज ऑफ मटेरियल, तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सिस टाइम टेकन बाई वर्कर एटसेट्रा। When compared to the standard cost, it is controllable as the responsibility can be fixed on in the charge। इसका मतलब क्या है कि आपको पता है कि जब भी आपने अथॉरिटी को डेलीगेट किया है तो कौन पर्सन अकाउंटेबल है वो आपको पता है। तो उस केस में जिसने भी ये पर्टिकुलर काम किया है या जो भी गैप आया, जो भी डिफरेंस आया, उसको आप जवाबदेह ठहरा सकते हो और उस हिसाब से एक्शन ले सकते हो सामने वाले के ऊपर, ठीक है। अनकंट्रोलेबल का मतलब क्या हो गया, अनकंट्रोलेबल का मतलब ये बोल सकते हैं कि जो मैनेजमेंट की पहुंच से बाहर हो, ऐसे बोल सकते हो आप। या हम बोल सकते हैं जो भी एग्जीक्यूटिव है वो क्या कर रहा है, उस पर्टिकुलर जो भी हम बोल रखे हैं कि उस पर्टिकुलर वर्क को कर रहा है, तो उसको ढंग से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा क्योंकि वो अनकंट्रोलेबल है। जैसे अगर मैंने बोल दिया कि लेबर है, लेबर ने क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दिया, लॉकडाउन हो गया, तो उसको वो चाहते हुए भी खोल नहीं सकता जब तक कि लेबर के साथ क्या होगा, जो भी डिस्प्यूट है उसका हम बोल सकते हैं कि डिस्प्यूट हटती नहीं है, यहाँ डिस्प्यूट सही नहीं होता जब तक। तो ये बोल रहा है व्हेन वेरिएंस इज ड्यू टू फैक्टर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ कंसर्न पर्सन और डिपार्टमेंट इट इज़ अनकंट्रोलेबल। फॉर एग्जांपल द वेज रेट इंक्रीज ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्राइक। तो आपको बताया कि देखिए स्ट्राइक होने की वजह से वेज रेट बढ़ानी पड़ गई, तो उसको वो सही नहीं कर सकता था। वेज रेट बढ़ने के कारण जो एक्चुअल कॉस्ट है वो ज़्यादा आ गई, तो वो तो यही बताएगा ना स्ट्राइक की वजह से हो गया, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता था, ये तो आपके ऊपर है और आपकी लेबर यूनियन के ऊपर था जो कि आपने वेज रेट तय की थी। गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन, चेंज इन मार्केट प्राइस, तो आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर फैक्टर हो सकते हैं। ओनली रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड्स इज रिक्वायर्ड टू रिमूव सच इन फ्यूचर। अभी देखिए जैसे मैंने आपको बोल दिया कि कोविड-19 कोरोना से रिलेटेड पार्ट आ गया, अब वो आपको पता है कि एक तरीके से मार्केट की कंडीशन चेंज हो गई, उसके बेसिस पर आप देखोगे कि जो भी मटेरियल है वो ही कॉस्टली अवेलेबल होगा। तो अगर आपने पहले से जो स्टैंडर्ड सेट कर रखा होगा उससे ज़्यादा ही आपकी एक्चुअल कॉस्ट होगी, तो या तो आप क्या करोगे, क्वांटिटी कम करोगे, जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्शन देखोगे। तो आप देखोगे अगर बिस्किट कंपनी है वो 75 ग्राम बिस्कुट देती है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और वो क्या है 70 ग्राम कर देगी, या आप देखना वो 65 ग्राम कर देगी, कम कर देगी, या वो प्राइसेस क्या कर देगी, बढ़ा देगी। जैसे अगर मैं बोल सकता हूँ कि कोई पर्टिकुलर पीस क्या आ रहा है 200 रुपीज़ का आ रहा है, तो वो उसकी प्राइस 220 कर देगी, जो कि आपने देखा था जनरली हो गया था, ठीक है। तो इस तरीके से पार्ट आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपको बोल रखा है यूजेस का पार्ट, यहाँ पे बोल रहा है कि वेरिएंस एनालिसिस का यूजेस क्या है या वेरिएंस का क्या यूज़ है। द वेरिएंस एनालिसिस आर इंपॉर्टेंट टूल ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। मैंने आपको बताया कि जब भी हम वेरिएंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो कॉस्ट कंट्रोल मेन पार्ट है, प्लानिंग का पार्ट बोल सकते हो, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन का पार्ट बोल सकते हो, डिसीजन मेकिंग का पार्ट बोल सकते हो। याद रखना, ये 4 पॉइंट याद रख लेना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए काम आते हैं। एंड दे जनरेट एटमोसफेयर ऑफ कॉस्ट कंसाइसनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। जनरली स्टाफ क्या होता है, कॉस्ट सेविंग की अप्रोच देखता है। तो यहाँ पे आपको 6 पर्टिकुलर इसके यूजेस दे रखे हैं, देख लेते हैं एक एक करके। देखिए सबसे पहला तो वही एक्चुअल और स्टैंडर्ड कॉस्ट का कंपैरिजन कर सकोगे, जिससे आपको पता चलेगा कि जो भी परफॉर्मेंस हुई है, मतलब लेबर ने जो वर्क किया वो एफिशिएंटली किया है या इनएफिशिएंटली किया है, सीधी सी बात। मटेरियल जो भी अवेलेबल हुआ है उसकी जो कॉस्ट लगी है वो ज़्यादा लग गई, हमें पता है स्टैंडर्ड से। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोल सकते हैं, या प्रोडक्शन तो मत बोलिए, परचेज डिपार्टमेंट है, उसने कॉस्टली परचेज किया होगा, या जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसने वेस्टेज बहुत ज़्यादा किया होगा, तो जो एक्चुअल आउटपुट की कॉस्ट आई वो ज़्यादा आ सकती है, तो इनएफिशिएंसी का पार्ट ज़्यादा रहा होगा। अगर हमने बोला स्टैंडर्ड से कम है तो एफिशिएंसी का पार्ट हो सकता है,
या बिल्कुल स्टैंडर्ड के इक्वली आपने गेन कर दिया तो हम क्या बोलेंगे, एफिशिएंटली आपने काम किया है। द इनएफिशिएंसी और अनफेवरेबल वेरिएंस इज एनालाइज एंड इमीडिएट एक्शन आर टेकन, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। इट इज़ ए टूल ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, ये भी आपको पता है। फिर आपको थर्ड पता है, इट हेल्प टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ये बताने की जरूरत नहीं है। फोर्थ, इट हेल्प द मैनेजमेंट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट बाय एनालाइजिंग द वेरिएंसेज इनटू कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। द कंट्रोलेबल वेरिएंसेज आर फर्दर एनालाइज सो एज टू ब्रिंग ए कॉस्ट रिडक्शन, इनडायरेक्टली मोर प्रॉफिट। अब देखिए आपको पता है कि अनकंट्रोलेबल तो आपके फेवर में नहीं है, क्योंकि कंसर्न पर्सन क्या कर सकता है, उसको रोक नहीं सकता चाहते हुए भी। लेकिन कंट्रोलेबल जो भी आपके वेरिएंसेस दे रखे उसको तो वो रोक सकता है, ठीक है। जो कि आपने ऊपर देखे थे जनरली ये वाले पार्ट कि एक्स इज यूजेज ऑफ मटेरियल, एक्स इज टाइम टेकन बाय वर्कर। तो क्या पता वो वर्कर को ट्रेनिंग देगा जिससे वर्कर क्या करे, अपने टाइम को ढंग से यूटिलाइज कर पाएगा। क्या पता वर्कर को हटाएगा और स्किल्ड वर्कर को रखेगा जिससे अगली बार उसकी टाइम की सेविंग होगी। तो ये पर्टिकुलर सारे के सारे फैक्टर वो अप्लाई कर सकता है जिससे उसका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो मैनेजमेंट ऐसा कर सकता है। फ्यूचर प्लानिंग एंड प्रोग्राम आर बेस्ड ऑन द वेरिएंस एनालिसिस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ए कॉस्ट कंसाइसनेस इज क्रिएटेड अलॉन्ग विद द टीम स्पिरिट, क्योंकि आपको पता है कि जो भी पर्टिकुलर स्टाफ है उसको पता है कि अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसको इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा, उसको बोनस प्रोवाइड किया जाएगा। तो वो भी कॉस्ट सेविंग की अप्रोच रखेगा क्योंकि उसको पहले से स्टैंडर्ड कॉस्ट पता है। अब देखिए मैं कुछ वेरिएंस और आपको बता रहा हूँ ऐसे ही वर्बली, ताकि आपको ध्यान रहे। देखिए जैसे एक होता है एब्सोलूट और एक होता है रिलेटिव। अगर मैंने जैसे आपको बोला कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है, 10 रुपीज़ पर आवर है, और वो एक्चुअल कॉस्ट है वो 15 रुपीज़ पर आवर है, तो जो डिफरेंस आया वो कितने का आया, 5 रुपीज़ पर आवर का आया। तो ये एब्सोलूट है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसमें जनरली मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंस का पार्ट कवर कर रहा हूँ और वैल्यू से रिलेटेड पार्ट कवर कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं रिलेटिव की बात करता हूँ तो मैंने आपको बार बार एग्जाम्पल में खूब बार पहले भी बताया कि वो परसेंटेज को डिनोट करता है। तो अगर आप देखोगे कि ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है और ये वेरिएंस का पार्ट है, तो अगर आप परसेंटेज में लेना चाहो तो आप क्या बोलोगे कि वो स्टैंडर्ड कॉस्ट का कितना परसेंट है, 50% है। वेरिएंस कितना है, 50%, 5/10। तो वेरिएंस 5 है, स्टैंडर्ड कॉस्ट 10 है। तो इस तरीके से आपके दो आ जाते हैं इस नाम से। फिर आपके नेचर के अकॉर्डिंग क्या आते हैं, एक तो मेन वेरिएंस। मेन वेरिएंस जनरली किससे रिलेट होते हैं, जैसे अगर आपने मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस देखा होगा तो उसमें दो मेन होते हैं, एक तो मेटेरियल प्राइस और एक मेटेरियल यूजेस, इसको बोलेंगे मेन। फिर सब वेरिएंस क्या होते हैं, मेटेरियल यूजेस में दो आते हैं, एक तो मेटेरियल सब यूजेस और एक मेटेरियल मिक्स, जिसमें आपको पता होगा कि वो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकल के आती है। अगर नहीं पता तो आपको जब भी मैं फॉर्मूले वाले पार्ट कराऊंगा तब समझ में आ जाएगा। तो उसे हम बोलते हैं सब वेरिएंस। और वैसे एक होता है रिवाइज्ड वेरिएंस। वो देखिए गलती से मैंने क्या करा था, वो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड नाम दे दिया था, वो जनरली कुछ होता नहीं है, वो रिवाइज्ड वेरिएंस होता है। तो मैंने बता दिया, गलती से अगर आपने रॉन्ग स्टैंडर्ड क्रिएट किया है, ठीक है, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए, कंडीशन, अगर आपको रिवाइज करना है तो आप रिवाइज वेरिएंस क्रिएट कर सकते हो या रिवाइज स्टैंडर्ड भी क्रिएट कर सकते हो। तो वो भी एक टाइप आ जाएगा। लेकिन जो पर्टिकुलर मेरे पास बुक है उसमें कोई रिवाइज स्टैंडर्ड नाम से नहीं दे रखा, लेकिन मेरे हिसाब से हो सकता है ना, क्योंकि जैसे आपने रिवाइज वेरिएंस किया वैसे आप रिवाइज स्टैंडर्ड भी कर सकते हो। जैसे ही कोई भी सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गया या आपको पता है कि आपका स्टैंडर्ड पुराना वाला रॉन्ग बना हुआ है तो उसको आपको करेक्ट करना है, ठीक। अब देखिए मेन जो पार्ट है आपके कभी कभी असर्शन रीजनिंग में आ जाते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और हिस्टोरिकल कॉस्टिंग सेम होती है, या कभी कभी आपको क्या बोल देगा कि जो हिस्टोरिकल कॉस्टिंग है वो प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट के बेसिस पे होती है। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि हिस्टोरिकल कॉस्टिंग का मतलब क्या हुआ, आपने कोई मशीन खरीदी, उसकी आपने रिकॉर्डिंग करी, तो इसका मतलब क्या है कि पर्टिकुलर जो भी आप एक्सपेंसेस कर रहे हो उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हो। तो वही तो पार्ट हुआ। तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो बोल रहा है मैन्युफैक्चरिंग में जो भी खर्चा हो रहा है तो आप क्या कर रहे हो, उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, वो हिस्टोरिकल है। जबकि स्टैंडर्ड में क्या हो गया, आप एक्सपेंस से पहले ही एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो, यानी पहले से ही एक कॉस्ट तय कर रहे हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर कॉस्ट, या क्या बोलते हैं, आइडियल कॉस्ट। जबकि ये क्या है, एक्चुअल या इंकर्ड कॉस्ट है, समझ गए। जबकि ये क्या है, फ्यूचर कॉस्ट, जो कि फ्यूचर में होगी, जो कि हम बोल सकते हैं कि कॉस्ट कंट्रोल के लिए जिसकी हेल्प ली जा सकती है। जबकि ये किससे रिलेटेड होती है, पास्ट से रिलेटेड, और ये कॉस्ट कंट्रोल के लिए यूज़ नहीं की जा सकती। यहाँ पे हम बोल सकते हैं जैसे कोई मशीनरी खरीदी तो आप क्या करते हो, डेप्रिसिएशन लगाने के लिए यूज़ करते हो। वैसे कोई मटेरियल खरीदा तो पहले का ही खरीदा हुआ है, तो वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे मतलब एक्चुअल है, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ एंटरप्राइजेज। जबकि ये किस लिए होता है, प्रॉफिट या लॉस जो भी ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड निकालने के लिए होता है। तो ये याद रखना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है कॉस्ट कंट्रोल, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, इसके लिए होता है। जबकि हिस्टोरिकल कॉस्टिंग क्या होता है जनरली आपका, कि किसी पर्टिकुलर ईयर का आपको प्रॉफिट या लॉस निकाल के देखना है उसके लिए। फिर देखिए ये भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं
कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और एस्टिमेटेड कॉस्टिंग में क्या फ़र्क होता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि एस्टिमेटेड कॉस्टिंग जब भी होती है वो क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर आपके पास डेटा पड़ा है पिछले साल का, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग का है तो कार के प्रोडक्शन का डेटा पड़ा है, तो आपने गैस वर्क के बेसिस पे बता दिया कि इस साल इतना प्रोडक्शन होगा, क्योंकि आपको पता है कि डिमांड इस साल ज़्यादा इतनी हो सकती है, लेकिन मार्केट के फैक्टर है क्या पता सही ना निकले। जबकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में तो क्या हुआ, साइंटिफिकली फैक्टर को यूज़ किया गया, सारा रिसर्च किया गया, कमेटी बिठाई गई, कॉस्ट रिकॉर्ड को देखा गया सारे के सारे पास्ट को, उसके बेसिस पे एनालिसिस करके सर्वे करके एक स्टैंडर्ड कॉस्ट तय की गई या स्टैंडर्ड क्वांटिटी तय की गई कि इतना हमें प्रोडक्शन करना है, इतने मेटल का यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिएगा बोल रहा है इट्स ऑब्जेक्ट टू असर्टेन व्हाट द कॉस्ट शुड बी, और यहाँ पे क्या होगा व्हाट द कॉस्ट विल बी। अगर आपको इसका रिवर्स दे दिया तो एग्जाम में उसको गलत मानना याद रखना। तो ये बोल रहा है कि क्या कॉस्ट होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या बोल रहा है क्या कॉस्ट होगी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड बोलता है कि क्या कॉस्ट होनी चाहिए, जबकि एस्टिमेट क्या बोल रहा है क्या कॉस्ट होगी। ठीक है, तो जब भी आप एस्टिमेटेड कॉस्टिंग की बात करते हो तो वो सेलिंग प्राइस फिक्स करने के लिए काम आती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कॉस्ट को असर्टेन करना या कॉस्ट से रिलेटेड प्लानिंग करना, जिससे हम बोल सकते हैं कि फिक्स सेलिंग प्राइस को फिक्स करने के लिए हेल्प मिलेगी। जबकि स्टैंडर्ड का जब भी आप पार्ट लेते हो तो वो कॉस्ट कंट्रोल के लिए काम आता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए काम आता है, जिससे आपका प्रॉफिट क्या हो सके, मैक्सिमाइज हो सके। फिर लास्ट क्या बोल रखा है, लास्ट नहीं यानी 3 बचे हुए, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ कॉस्टिंग एंड टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक, याद रखना, क्योंकि आपको पता है कि इसमें आपने कॉस्ट के सारे एलिमेंट को कंसीडर किया है। जबकि क्या बोल रहा है, इट इज़ यूज फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज, जो कि है फिक्सिंग सेल्स प्राइस, जो कि आपको सेल्स प्राइस को फिक्स करने के लिए काम में आती है। इट इज़ यूज्ड वेयर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज इन ऑपरेशन। ये बोल रहा है कि स्टैंडर्ड, अब वैसे तो ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ही नाम है, तो ये बोल रहा है कि जहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऑपरेशन में चल रही है तो वो यूज़ होगी। ये बोल रहा है कि इट इज़ यूज्ड वेयर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज नॉट इन ऑपरेशन। तो आपको पता है कि जहाँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चल रही है वहाँ एस्टिमेट कॉस्टिंग का यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए ये लाइन दे दी गई है। इट इज़ मोर एक्यूरेट देन एस्टिमेट कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे गैस वर्क का काम नहीं चल रहा है या साइंटिफिकली बेसिस पे है। ठीक है, और प्री डिटर्मिनेट कॉस्ट के बेसिस पे जो भी प्रोसेस चल रहा है एक्चुअल में, उसके बेसिस पे जो भी गलतियाँ हो रही है उसमें हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, रेलिवेंटली सुधार करते जा रहे हैं। और हमें पता है कि हर प्रोसेस में हमें अपनी गलती का पता चल सकता है, तभी हम कॉस्ट कंट्रोल के मेजर कर पा रहे हैं। जबकि यहाँ पे क्या होता है, गैस वर्क होता है, तो जो भी आपके पास होता है डेटा ज़रूरी नहीं है, यानी जो भी आपने एस्टीमेट सोचा है या फोरकास्ट सोचा है ज़रूरी नहीं है वो एक्यूरेट हो, क्योंकि वो स्टैटिस्टिकल डेटा के बेसिस पे होता है, जो कि पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे है। उसमें हमने कोई मॉडिफिकेशन नहीं करा, हमें मार्केट कंडीशन को भी देखना पड़ेगा, तो उस केस में तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ही सही रहेगी कि क्या चेंजेस होने वाले हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपका सारा पार्ट खत्म। ये अराउंड 9 पेजेस थे, आपके सारे के सारे पार्ट हो गए। तो आई होप ये सारा का सारा पार्ट आपको समझ में आया। इसमें से कुछ भी अगर आपको आता है समझ में तो एक तरीके से आपके एग्जाम के लिए क्या होता है, फ़ायदेमंद होगा। आप देख लेना, आप 5 के एमसीक्यूज खुद करके आपको खुद को दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप ये थियोरटिकल पार्ट देखोगे फिर उसके बाद कवर करोगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे छोटे छोटे पार्ट है ना कि अलाउंस को देखा जाता है, ड्यू अलाउंस को, वो सारा का सारा पार्ट इसमें कवर किया गया है। ठीक है, एक बार कवर आप करके देखना, आपको खुद पता चलेगा कि मैंने ये डिफरेंस क्यों कवर करा है, क्योंकि ये भी आ जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।